एवरीवन, वेलकम टू एसपी केमिस्ट्री क्लासेस। आज की जो वीडियो है उसमें मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ क्या, एरोमेटिसिटी। एरोमेटिसिटी जो है वो किसी कंपाउंड की एक प्रॉपर्टी है जिसके बेसिस पे हम ये बता सकते हैं कि कोई भी जो साइक्लिक कंपाउंड हमको दिया गया है वो कितना स्टेबल है। मतलब सीधे शब्दों में अगर बोले जाए तो जो एरोमेटिसिटी होती है वो इस चीज़ को कंपेयर करने में हेल्प करता है कि कोई भी दिया गया कंपाउंड जो है उसकी स्टेबिलिटी कितनी है, या दिए गए कंपाउंड में से कौन सा ज़्यादा स्टेबल होगा, कौन सा कम स्टेबल होगा। साथ ही साथ एरोमेटिसिटी वाली जो प्रॉपर्टी है उसका यूज़ करके हम किसी कंपाउंड जो है उनमें पोटेंशियल एनर्जी को भी कंपेयर कर सकते हैं, रेजोनेंस एनर्जी को कंपेयर कर सकते हैं और उसकी स्टेबिलिटी को कंपेयर किया जा सकता है। उसके डायमैग्नेटिक एंड पैरामैग्नेटिक नेचर को भी हम बता सकते हैं किसके बेसिस पे, एरोमेटिसिटी के बेसिस पे। ठीक है, यहाँ पे जो मैं आपको एरोमेटिसिटी पढ़ाने वाली हूँ उसमें सबसे पहले तो हम कंडीशन देख लेंगे जो कि बेसिक्स है ना। बेसिक से स्टार्ट करेंगे पर जाएंगे मेनली एडवांस लेवल पे, जहाँ से IIT JEM एंड आपके CSIR नेट एंड उसमें गेट में क्वेश्चन आता है। ठीक है, कहाँ से आता है क्वेश्चन? ज़्यादातर क्वेश्चन आते हैं आपके एनुलिन सिस्टम पे। एनुलिन सिस्टम हो गया या बेंजॉइड सिस्टम हो गए, उन सिस्टम को कैसे हम, अगर वो एंटी एरोमेटिक है तो उसको एरोमेटिक में कैसे कन्वर्ट करते हैं, नॉन एरोमेटिक है उसको कैसे हम कन्वर्ट करते हैं। साथ ही साथ आपके जो कंपाउंड्स है वो एरोमेटिक होगा, एंटी एरोमेटिक होगा, होमो एरोमेटिक होगा या नॉन एरोमेटिक होगा, और एक और चीज़ होता है क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड। तो सबके बारे में हम डिटेल से पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में। ठीक है, स्टार्ट करने जा रही हूँ मैं। सबसे पहली चीज़ आ जाता है आपका एरोमेटिसिटी। तो एरोमेटिसिटी के अंदर जितने भी साइक्लिक कंपाउंड्स होते हैं उनको 4 या 5 कैटेगरीज में हम डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, एक्चुअल में वो 5 टाइप्स के होते हैं। इसमें सबसे पहला होता है एरोमेटिक कंपाउंड, सेकेंड होगा एंटी एरोमेटिक कंपाउंड, थर्ड जो होता है वो है होमो एरोमेटिक कंपाउंड, फोर्थ में हम पढ़ेंगे क्या, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड, एंड फिफ्थ होता है क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड। ठीक है, अब बात कर लेते हैं क्या कंडीशंस की कि यार एरोमेटिक होने के लिए क्या क्या कंडीशन चाहिए। तो सबसे फर्स्ट जो कंडीशन है एरोमेटिक होने के लिए कंपाउंड्स का, वो होता है कंपाउंड मस्ट बी साइक्लिक। कोई भी कंपाउंड अगर साइक्लिक है, अब साइक्लिक कंपाउंड किसको बोलते हैं? सीधी सी बात है, जहां आपको रिंग दिख गया उसको आप बोल दोगे साइक्लिक कंपाउंड है ना। तो सबसे फर्स्ट जो कंडीशन मैं बोल रही हूँ एरोमेटाइजेशन के लिए या एरोमेटिक होने के लिए, वो क्या होता है आपका कि हमारा दिया गया जो कंपाउंड है वो कैसे होनी चाहिए, साइक्लिक होनी चाहिए। ठीक है, सेकेंड जो कंडीशन है वो है आपका कॉन्जुगेशन। एंड कॉन्जुगेशन किसको बोलते हैं? ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड हो। ठीक है, किस किस सिस्टम को आप कॉन्जुगेशन बोल सकते हो? या तो ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड हो, पाई का पाई के साथ ऐसे कॉन्जुगेशन हो, या फिर हमारे पास एक तो डबल बॉन्ड हो और एक कार्बोकेटायन हो जाए, है ना, पॉजिटिव चार्ज हो जाए तो उसका भी कॉन्जुगेशन होता है। या फिर क्या हो सकता है, नेगेटिव चार्ज हो जाए उसका भी कॉन्जुगेशन होता है। तो या हमारा जो सेकंड कंडीशन है वो है कि हम दिया गया जो कंपाउंड है वो एक तो साइक्लिक होनी चाहिए, सेकंड है आपका कॉन्जुगेटेड होनी चाहिए। ठीक है, थर्ड आ जाता है आपका प्लेनर हो। एंड व्हाट इज द प्लेनारिटी? अगर किसी साइक्लिक सिस्टम में दिए गए सारे एटम्स एक ही प्लेन में प्रेजेंट है तब आप उसको क्या बोल देते हो, कंपाउंड जो है वो प्लेनर है ना। ये सीधे सीधे इसको एक ट्रिक से याद कर लेते हैं कि अगर दिया गया रिंग सिस्टम, अब क्योंकि मैं साइक्लिक बोल रही हूँ, साइक्लिक मतलब कि रिंग, राइट। तो दिया गया रिंग सिस्टम के सारे एटम्स, दिए गए जो रिंग सिस्टम है मेरा उसके सारे एटम्स sp2 हाइब्रिडाइज्ड हो, sp2 हाइब्रिडाइज्ड हो या फिर sp हाइब्रिडाइज्ड हो तो हम उसको क्या बोलते हैं, प्लेनर कहते हैं, है ना। ये सारी चीज़ें ज्योमेट्री में डिस्कशन कर लिया गया है। अगर कोई एटम sp3 है तो क्या होता है, वो टेट्राहाइड्रल होता है। टेट्राहाइड्रल में सारे एटम एक प्लेन में तो नहीं होते, कुछ एटम क्या हो जाते हैं, आउट ऑफ प्लेन चले जाते हैं। ठीक है, तब उसको आप क्या बोलते हो, नॉन प्लेनर बोलते हो। तो यहाँ पे हमने जो थर्ड कंडीशन है वो है आपका क्या, कि जो हमें दिया गया मॉलिक्यूल है या जो दिया गया रिंग है वो कैसा होना चाहिए, प्लेनर होनी चाहिए। तो वो उसका थर्ड कंडीशन है किसका, एरोमेटिक कंपाउंड के लिए। एंड फोर्थ कंडीशन है जो आपको सिखाऊंगी मैं अभी। फोर्थ कंडीशन है कि दिया गया हमारा जो मॉलिक्यूल है वो 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम, मतलब हॉकल रूल को फॉलो करनी चाहिए। अब 4n2+ पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है क्या, या कितने इलेक्ट्रॉन सिस्टम को आप बोलोगे तो कुछ नहीं है, बस n की जगह पे आप 0 रखोगे तो बोल सकते हो। अगर n की जगह पे आप 0 रखोगे तो क्या हो जाएगा, देखिए मैंने क्या कहा कि जो हमारा सिस्टम दिया गया है वो 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन वाला जो रूल है उसको फॉलो करे। ठीक है, मतलब n= अगर 0 है तो क्या आ जाएगा, आपके 2 इलेक्ट्रॉन सिस्टम होनी चाहिए। या n= अगर मैं 1 रख दूँ तो क्या हो जाएगा, यहाँ से आपके 2 के बाद 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम होनी चाहिए वो, है ना। n=2 रख दें तो यहाँ से हम बोल सकते हैं क्या, 10 इलेक्ट्रॉन पाई सिस्टम होनी चाहिए वो,
या फिर आपके 14 इलेक्ट्रॉन पाई सिस्टम हो। मैंने यहाँ पे रख रखा है 2, 6, 10, 14, 18 इलेक्ट्रॉन सिस्टम जो होते हैं वो कैसे होते हैं, एरोमेटिक होते हैं। एग्जाम्पल से समझने से सारा समझ आ जाएगा, ठीक है। अभी थोड़ा सा कंपेरेटली स्टडी कर लेते हैं, थोड़ा सा कंपेयर करके करने से हमें तुरंत चीज़ें याद हो जाएगा। सेकंड मैंने जिसके बारे में लिख रखा है वो है क्या, आपका एंटी एरोमेटिक कंपाउंड, ठीक है। यहाँ पे मैं एरोमेटिक की टर्म यूज़ कर रही हूँ, बस एंटी लगा रही हूँ। तो क्योंकि मैंने एरोमेटिक कह दिया तो शुरू के जो 3 हमारा कंडीशन है वो तो वो फुलफिल करेगा ही करेगा। कैसे, सबसे पहले एंटी एरोमेटिक कंपाउंड में भी सब वो क्या होना चाहिए, साइक्लिक होनी चाहिए। सेकेंड हम बोल सकते हैं वो कैसा होना चाहिए, कॉन्जुगेटेड होनी चाहिए, ठीक है। कॉन्जुगेटेड हो, साइक्लिक हो। थर्ड जो है वो क्या है, प्लेनर होनी चाहिए। अगर आपको कॉन्जुगेटेड कंपाउंड में प्रॉब्लम आ रही है तो थोड़ा सा यहाँ से समझ लो। कॉन्जुगेटेड का मतलब है या तो मेरे पास कुछ ऐसा कंपाउंड हो, लाइक जैसे ये कार्बन है तो कार्बन से कार्बन, डबल बॉन्ड कार्बन और फिर सिंगल बॉन्ड और आफ्टर फर्दर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, ऐसे। तो मैं बोल सकती हूँ कि ये कॉन्जुगेशन में है, ये यहाँ जाएगा फिर ये यहाँ जाएगा। इस टाइप के सिस्टम को आप कॉन्जुगेशन बोल सकते हो। या फिर कुछ ऐसा सिस्टम है मेरे पास, ये डबल बॉन्ड है और यहाँ पे कोई पॉजिटिव चार्ज है, तो यहाँ भी यहाँ का इलेक्ट्रॉन इधर मूव कर सकता है और ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ सकता है। लाइक रेजोनेंस टाइप का ना, जब आप रेजोनेंस पढ़े होगे वहाँ पे समझ आता है कि इनमें भी कॉन्जुगेशन है। सेम यहाँ पे आप नेगेटिव चार्ज को रख दो तो ये नेगेटिव चार्ज गया है यहाँ और ये नेगेटिव चार्ज यहाँ, तो आफ्टर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होगा। तो इस टाइप के जो कंपाउंड होते हैं उसको आप बोल सकते हो कॉन्जुगेटेड सिस्टम, ठीक है। तो एंटी एरोमेटिक होने के लिए भी क्या होनी चाहिए, फर्स्ट तो साइक्लिक होनी चाहिए, कंपाउंड मस्ट बी साइक्लिक। सेकंड क्या होनी चाहिए, वो कॉन्जुगेटेड होना चाहिए। एंड थर्ड जो कंडीशन है वो बिल्कुल सेम एरोमेटिक के जैसा प्लेनर होनी चाहिए, ठीक है। कंपाउंड कैसे होना चाहिए, प्लेनर होनी चाहिए। पर फोर्थ कंडीशन बस है जो थोड़ा सा उसे डिफ्रेंशिएट करेगा कि कंपाउंड एरोमेटिक है या एंटी एरोमेटिक है ना। तो जो फोर्थ कंडीशन है वो है कंपाउंड में 4n पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है अगर, ठीक है, मतलब 4 से बस मल्टीपल करते जाओ उतना पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है तो आप उसको क्या बोलोगे, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स बोलेंगे। अब एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स में मैंने बोल दिया 4n पाई सिस्टम होनी चाहिए, मतलब क्या क्या होना चाहिए, या तो 4 इलेक्ट्रॉन हो उसमें, या 8 इलेक्ट्रॉन हो उसमें, 12 इलेक्ट्रॉन हो, 16 इलेक्ट्रॉन हो, मतलब 4 के जो टेबल में आने वाले नंबर्स में पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, तब आप उसको क्या बोल सकते हो, तो आप उसको बोलेंगे क्या कि वो जो कंपाउंड है वो कैसा है, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स है। क्लियर है इतना। ये दो चीज़ें तो ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं करते, हम बेसिक से पढ़ते रहते हैं, है ना। अभी भी मैं आपको बेसिक्स ही बता रही हूँ, पर आगे वीडियो कंटिन्यू देखो क्योंकि आगे जो है ना वो आपको नहीं आता, ये मैं लिख के दे सकती हूँ आगे, क्योंकि मैं पूरे एनुलिन सिस्टम पे जाऊंगी, मतलब 10 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम, 12 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम में कैसे कैसे कंडीशन बनते हैं, कैसे हम जज कर पाते हैं। ब्रिज्ड कंपाउंड को हम कैसे बताते हैं कि वो एरोमेटिक है या एंटी एरोमेटिक है या नॉन एरोमेटिक है, वो सब भी मैं बताने वाली हूँ आपको। 14 इलेक्ट्रॉन सिस्टम को बताऊंगी मैं, 16 एनुलिन को बताऊंगी मैं, उसके साथ साथ कौन सा जो इलेक्ट्रॉन है उसको हकल मतलब कंजुगेशन में पार्टिसिपेट करता है और कौन सा जो पाई सिस्टम है वो नॉन हकल होता है, वो सब कुछ क्लियर करने वाली हूँ, ठीक है। तो अभी तो बस बेसिक चल रहा है, पर आगे कंटिन्यू बने रहो। आगे देखिए यहाँ पे अब मैं बताने वाली हूँ क्या, होमो एरोमेटिक कंपाउंड्स। होमो एरोमेटिक कंपाउंड जो होते हैं उनके लिए कंडीशन है, होमो एरोमेटिक कंपाउंड जो होता है वो भी, क्योंकि एरोमेटिक मैं बोल रही हूँ तो ये भी साइक्लिक होता है, कॉन्जुगेटेड होता है, ठीक है। साइक्लिक भी होगा, कॉन्जुगेटेड भी होगा, कहीं ना कहीं से कॉन्जुगेशन तो उसमें होगा ही। कॉन्जुगेटेड होता है, साइक्लिक होता है, बट यहाँ पे क्या होता है, वन जो एटम होता है रिंग का, रिंग के अंदर का जो वन एटम होता है वो कैसा होता है, वन एटम जो है वो होते हैं आपके सैचुरेटेड। सैचुरेटेड मतलब sp3 हाइब्रिडाइज्ड, वो कहीं से भी डबल बॉन्ड जो है उससे अटैच नहीं रहते या उसके पास वेकेंट साइड्स नहीं होता, वो कंप्लीट सैचुरेटेड होता है वन एटम, ठीक है। तब आप उसको बोलोगे होमो एरोमेटिक कंपाउंड। और साथ ही आप एक और चीज़ बोल सकते हो कि ये ज़्यादातर केटायनिक या एनायनिक स्पीसीज होते हैं, वैसा देख के हमको समझना है कि क्या है, ये आपके होमो एरोमेटिक है। एग्जाम्पल कराएंगे अभी, समझ आ जाएगा, ठीक है। कंडीशन लर्न करो और इसको स्क्रीनशॉट ले लो। और लास्ट में आ जाते हैं आपके नॉन एरोमेटिक कंपाउंड। अब देखो क्या होगा, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स में आप क्या बोलोगे, जो ऊपर की जो 3 कंडीशन जो तीनों में था, है ना, तीनों में 3 कंडीशन थे, क्या क्या, क्योंकि मैंने तीनों का नाम एरोमेटिक तो लगाया ही था पीछे। सबसे फर्स्ट जो है मेरा एरोमेटिक कंपाउंड, सेकंड एंटी एरोमेटिक कंपाउंड एंड थर्ड है होमो एरोमेटिक कंपाउंड। तो यहाँ पे साइक्लिक तो होता ही होता है, प्लानर होते ही होते हैं, और साथ ही क्या होते हैं, कॉन्जुगेटेड होते हैं, ठीक है। इन तीनों में से एक भी चीज़ अगर फॉलो नहीं हो रहा है किसी कंपाउंड में या किसी मॉलिक्यूल, किसी रिंग सिस्टम में, तीनों में से कोई एक भी चीज़ फॉलो नहीं हो रहा है किसी रिंग सिस्टम में,
तब आप उसको क्या बोलोगे, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड। तब आप उसे क्या बोलते हैं, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड। मतलब या तो वो एसाइक्लिक होगा, तब भी आप उसको क्या बोलोगे, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड, या फिर वो नॉन प्लानर होगा, तब भी आप इसे क्या बोलेंगे, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड, या उसके कॉन्जुगेशन जो है वो कंप्लीट नहीं होंगे, मतलब फुली कॉन्जुगेटेड नहीं होगा, तो भी आप उसे बोलोगे नॉन एरोमेटिक कंपाउंड। ठीक है, पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम में कुछ भी हो सकता है, वो चाहे तो वो 4n सिस्टम भी हो सकता है और वो 4n+2 पाई सिस्टम भी हो सकता है, लेकिन ऊपर के जो 3 रूल्स हैं उसमें से कोई एक मिसिंग हुआ, तब आप उसको क्या बोलते हैं, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स। क्लियर है इतना? तो डेफिनेशन एंड कंडीशन तो आपको क्लियर हो गए, एग्जाम्पल से देखते हैं और ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल एक्सप्लेन करती हूँ मैं। एरोमेटिक कंपाउंड में जैसे हमने कहा कि साइक्लिक होनी चाहिए, तो बिल्कुल ये कंपाउंड को आप देखो साइक्लिक है। सेकेंड रूल मैंने कहा था कॉन्जुगेटेड होनी चाहिए, तो हाँ यहाँ दिख रहा है, ये इसके साथ कॉन्जुगेशन, फिर इसके साथ कॉन्जुगेशन, इसके साथ कॉन्जुगेशन, फुली कॉन्जुगेटेड है ना। तो मेरा जो फर्स्ट कंडीशन है वो भी फुलफिल हो गया, सेकंड भी हो गया। थर्ड मैंने क्या कहा था कि ये जो कंपाउंड है वो प्लेनर होनी चाहिए। प्लेनर के लिए क्या पता होना चाहिए, रिंग के सारे एटम sp3 sp2 या sp हाइब्रिडाइज्ड होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखो रिंग के सारे सिस्टम में अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये भी कैसा है, sp2 है ना। इतना तो निकालने आता ही होगा आपको, हाइब्रिडाइजेशन निकालने आता है कि नहीं, हाइब्रिडाइजेशन तो निकालने आता ही होगा। सपोज मेरे पास कुछ ऐसा सिस्टम है, तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन होगा और वैसे सारे जगह पे हाइड्रोजन होगा। अब क्योंकि यहाँ हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन है मतलब 3 सिग्मा बॉन्ड, 1 2 एंड ये 3 सिग्मा बॉन्ड मतलब sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है ऐसा। तो क्योंकि यहाँ पे sp3 हाइब्रिडाइज्ड है सारे के सारे, तो ये हो गया आपका प्लेनर, सॉरी sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, तो ये तो हो गए आपके प्लेनर कंपाउंड। तो तीनों क्राइटेरिया इसने फुलफिल कर लिया। अब लास्ट क्या था, हकल रूल। हकल रूल में मैंने क्या बताया था आपको, 4n पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम को ये फुलफिल करनी चाहिए। तो देखते हैं 4n पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम फुलफिल कर रहा है क्या। यहाँ से देखिए 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम, 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम, 2 पाई इलेक्ट्रॉन, टोटल कितने हो गए, 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है। और मैंने देखा कि 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम आते ही हैं कब, जब हमने क्या रख रखा है, 4 रख रखा है और n सिस्टम आपका लिख लिया 2। ठीक है, n इज इक्वल्स टू 1 हो, तब हम बोल सकते हैं कि 4 ये आपका 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम को ये फुलफिल करेगा। और 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम मतलब ये एरोमेटिक है, तो इतना पता चल गया, दिस इज अ एरोमेटिक कंपाउंड। समझ आ गया। सेम चीज़ मैंने ले रखा है क्या, एक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड में भी सब चीज़ फुलफिल कर रहा है, ये 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, साथ ही सारा चीज़ें है ना। इसका आप देख लो, तो इसमें मैंने देखा कि ये एक कार्बोकेटायन है। ठीक है, पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम की बात करूँ तो यहीं से बस पता चल रहा है कि 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है ना। बाकी चीज़ों में देखो कॉन्जुगेशन है, हाँ है, ये जो पॉजिटिव चार्ज इसके साथ कॉन्जुगेशन में तो है, कॉन्जुगेशन है, प्लेनर है, रिंग है, सब चीज़ें। प्लेनर क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि कार्बन ने ना क्या कर रखा है, अभी भी 3 सिग्मा बॉन्ड बना रखा है, मतलब ये sp2 है और ये दोनों तो sp2 है ही। तो क्योंकि यहाँ पे सारे एटम जो है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, साथ ही कॉन्जुगेशन भी है, प्लेनर भी है और 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, इसलिए हम इसको बोल सकते हैं दिस द एरोमेटिक कंपाउंड। तो मुझे इतना आप लोग को समझ आ गया कि हाँ ये 4 कंडीशन है जो फुलफिल करे तो हम उसको एरोमेटिक कंपाउंड बोल सकते हैं। अब चलते हैं किसके एग्जाम्पल में, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स। एंटी एरोमेटिक कंपाउंड में भी मैंने आपको क्या बताया, साइक्लिक होनी चाहिए, प्लेनर होनी चाहिए, साथ ही क्या, साइक्लिक हो, प्लेनर हो, कॉन्जुगेटेड हो। ठीक है, एंड पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम कितने होने चाहिए, 4n पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम। देखते जाते हैं, ये साइक्लिक है, ठीक है, साइक्लिक तो है, फर्स्ट कंडीशन कंप्लीट होता है। प्लेनर है, प्लेनर भी है, सारे के सारे sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। अब हाइब्रिडाइजेशन निकालना आता ही है आपको, ये भी sp2 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 एंड sp2 राइट। उसके बाद देखते हैं कि यार कॉन्जुगेशन भी है, तीनों क्राइटेरिया फुलफिल हो गया। पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम की बात करें तो 2 and 2 कितना हो गया, 4। तो यहाँ पे है 4 पाई इलेक्ट्रॉन, और मैंने बोला था आपको 4 पाई इलेक्ट्रॉन हो तो भी वो कैसा होता है आपका, एंटी एरोमेटिक होते हैं। तो यहाँ से पता चल गया दिस द एंटी एरोमेटिक कंपाउंड राइट। सेम चीज़ें इस पर फुलफिल होगा, सेम चीज़ें इस पर भी होगा, है ना। करके देख लो, अभी भी सेम। यहाँ पे देखिए, अब देखो एक थोड़ा सा कन्फ्यूज़न होगा आपको कि मैम यहाँ पे इसका हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं, क्योंकि ना कभी कभी थोड़ा सा डाउट हो जाता है। देखो ये दिया सिस्टम कुछ ऐसा है, यहाँ पे एक कार्बन है, ठीक है, ये कार्बन है और इसी कार्बन पे ना यहाँ से एक हाइड्रोजन अटैच है और यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज है। अब हम जब भी हाइब्रिडाइजेशन निकालते थे तो कुछ ऐसा निकालते थे। अब आपको ऐसा लगेगा कि यार 1 2 3 यहाँ पे 3 सिग्मा बॉन्ड है, प्लस यहाँ पे एक लोन पेयर भी तो है, 1 लोन पेयर, तो यहाँ से तो ये 4 हो जाना चाहिए और 4 है तो ये sp3 होनी चाहिए, ऐसा आता है ब्रेन में ना।
बट ऐसा नहीं है। क्यों ऐसा नहीं है? क्योंकि ये जो मेरा नेगेटिव चार्ज है वो क्या है, कॉन्जुगेशन में है। ये जो नेगेटिव चार्ज है वो क्या है, कॉन्जुगेशन में है। कॉन्जुगेशन में है मतलब ये जो नेगेटिव चार्ज है वो आगे जाके पाई बॉन्ड्स को फॉर्म कर रहे हैं। ये क्या कर रहे हैं, फॉर्म पाई बॉन्ड, है ना। तो जो नेगेटिव चार्ज है वो आगे जाके पाई बॉन्ड्स का फॉर्मेशन कर रहे हैं, मतलब मैं कह सकती हूँ कि ये जो है वो पाई बॉन्ड में फॉर्मेशन कर रहा है। और हम कभी भी जब निकालते हैं हाइब्रिडेशन तो ओनली सिग्मा बॉन्ड्स को देखते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड के हाइब्रिडेशन निकालते हैं तो ओनली सिग्मा बॉन्ड्स को देखते हैं। तो अभी भी इसके पास तो सिग्मा बॉन्ड है 3, और क्योंकि 3 सिग्मा बॉन्ड है तो ये होगा sp2 मतलब प्लेनर, ठीक है। तो अभी भी हम कह सकते हैं कि ये है आपका sp2, ये भी sp2 है, ये भी sp2, सारे कंडीशन फुलफिल कर रहा है। इस टाइप के जो मॉलिक्यूल है उसको भी आप क्या बोलोगे, एंटी एरोमेटिक सिस्टम। क्यों? क्योंकि 4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, कॉन्जुगेशन है, प्लेनर है, एवरी कंडीशन को ये फुलफिल कर रहा है। अब यहाँ तक तो फिर भी आपको आता था, है ना, ज़्यादा समझाने की नीड नहीं थी, मे भी आपको आता था। पर अब थोड़ा सा बात करते हैं होमो एरोमेटिक कंपाउंड, क्योंकि लास्ट टाइम नेट के पेपर में आया था विच कंपाउंड इज द होमो एरोमेटिक, एंड होमो एरोमेटिक में लोग कंफ्यूज हो गए थे ऑप्शन देख के। तो होमो एरोमेटिक कंपाउंड में सबसे पहले तो मुझे देखना है कि या तो वो केटायनिक स्पीसीज होता है या एनायनिक स्पीसीज होता है, ठीक है। तो कुछ ऑप्शन तो ऐसे ही खत्म हो जाएगा, है ना, कुछ ऑप्शन देखते ही समझ आ जाएगा कि वो केटायनिक नहीं है, एनायनिक नहीं है, तो उसको तो क्रॉस कर दो, वो होमो एरोमेटिक नहीं हो सकता। तो होमो एरोमेटिक के लिए सबसे पहले देख लेना कि स्पीसीज जो है वो केटायनिक हो या एनायनिक हो, ये चीज़ हो गए। दूसरा जो कंडीशन है वो है आपका कि साइक्लिक होनी चाहिए, तो रिंग तो है, नो डाउट साइक्लिक है ये। उसके बाद कॉन्जुगेशन भी होनी चाहिए, तो हाँ एक लेवल तक का पूरा कॉन्जुगेशन फुलफिल कर रहा है। लाइक ये देखो, अगर ये इधर मूव किया तो ये इधर मूव करेगा, फिर ये इधर मूव करेगा, कॉन्जुगेशन तो है। यहाँ पे भी वैसे ही है, कॉन्जुगेशन तो है, यहाँ से आया तो ये पॉजिटिव चार्ज इधर आ जाएगा, है ना। आता है आपको कॉन्जुगेशन निकालना, तो ये कॉन्जुगेटेड भी है, साइक्लिक भी है, दो चीज़ फुलफिल हो गया। थर्ड मैंने कहा था कि होमो एरोमेटिक कंपाउंड जो है वो केटायनिक या एनायनिक स्पीसीज होता है, साथ ही साथ उसका 1 एटम सैचुरेटेड होगा, रिंग के अंदर का 1 एटम सैचुरेटेड होगा। तो 1 एटम ढूंढो कौन सा सैचुरेटेड है, तो आपको दिख रहा है कि ये जो मैंने अभी दे रखा है उसमें ये वाले कार्बन एटम की बात करूँ तो ये कार्बन सैचुरेटेड है। देखो इसने पूरे अपने 4 बॉन्ड्स बना रखा है, सैचुरेटेड है, साथ ही साथ हम बोल सकते हैं sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। और वैसे ही ये वाला जो एटम है वो भी कैसा है, सैचुरेटेड है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। तो इस टाइप के जो स्पीसीज होता है जिनमें कॉन्जुगेशन भी हो, जो साइक्लिक भी हो, लेकिन इनमें एक जो है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड हो, केटायनिक एनायनिक स्पीसीज हो सकते हैं, इसको आप बोलते हो होमो एरोमेटिक। इसको आप क्या बोलते हो, होमो एरोमेटिक कंपाउंड। क्लियर है इतना, होमो एरोमेटिक कंपाउंड। अब लास्ट आता है जिसको मैंने क्या कहा था, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड। तो नॉन एरोमेटिक कंपाउंड में मैंने कहा कि फर्स्ट के 3 कंडीशन में से कोई भी एक अगर वो फुलफिल नहीं कर रहा है, कोई भी एक, तब हम उसको क्या बोल देते हैं, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड। फॉर एग्जाम्पल ये देखिए, अगर ऐसा देखा जाए तो इससे हमें समझ आता है कि यार कॉन्जुगेशन भी है, साइक्लिक भी है, दो तो फुलफिल कर लिया इसने। ये जो कंपाउंड है वो साइक्लिक भी है, ठीक है, एक चीज़ उसने फुलफिल कर रहा है, कॉन्जुगेटेड भी है, कॉन्जुगेटेड भी है, ठीक है। तो फिर अब हम ना पाई सिस्टम में अगर चले जाएं तो हमको पता चलता है 2 2 2 2 कितना हो गया आपका 8। तो ये 8 पाई सिस्टम है। तो एक बार हमारे ब्रेन में आता है ये एंटी एरोमेटिक हो सकता है, एंटी इससे इतना तो समझ आ रहा है कि हमें ऐसा लग सकता है कि ये जो दिया गया कंपाउंड है वो एंटी एरोमेटिक है, ऐसा लग सकता है, लेकिन ये एंटी एरोमेटिक नहीं है। क्यों? क्योंकि एक कंडीशन ये फुलफिल नहीं कर रहे हैं, वो क्या है, प्लेनारिटी। एक्चुअल में जब आप इस सिस्टम में जाते हो ना तो इस सिस्टम में ये 8 मेंबर रिंग है, और 8 मेंबर रिंग कभी भी प्लानर नहीं होता। 8 मेंबर रिंग जो है वो अपनी प्लेनारिटी को छोड़ के वो नॉन प्लानर कंडीशन में एग्जिट करता है, ठीक है। इसका जो एग्जिस्टेंस है वो कुछ ऐसा, नॉन प्लेनारिटी। तो क्योंकि ये नॉन प्लानर है, नॉन प्लानर मतलब एक कंडीशन को इसने फुलफिल नहीं किया, इसलिए हम इसको बोलते हैं नॉन एरोमेटिक कंपाउंड। इसलिए इसको क्या बोलोगे आप, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड बोलोगे, ठीक है। इसके साथ में देखो कॉन्जुगेशन है बट फुली कॉन्जुगेटेड नहीं है, है ना। इसके केसेस में ये साइक्लिक है, ठीक है, साइक्लिक है, 4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, ओके। बट क्या ये फुली कॉन्जुगेटेड है, नो, नॉट फुली कॉन्जुगेटेड, क्योंकि इसमें कॉन्जुगेशन फुलफिल पूरा नहीं है, जबकि कॉन्जुगेटेड होना चाहिए। तो इससे पता चलता है ये कैसा है, नॉन एरोमेटिक है।
तो ये तो है बेसिक कंडीशन जिसके बेसिस पे हम निकाल सकते हैं कि कोई भी जो मॉलिक्यूल है वो एरोमेटिक है, एंटी एरोमेटिक है, नॉन एरोमेटिक है या होमो एरोमेटिक है। इसके बेसिस पे ही हम क्या करते हैं, उसको निकाल सकते हैं। इतना समझ आ गया। अब क्योंकि ये जो एरोमेटिक प्रॉपर्टी है वो एक कंपेयर करने वाली प्रॉपर्टी है कि कौन सा कंपाउंड जो है स्टेबल होगा, तो स्टेबिलिटी देख लेते हैं किसकी कितनी ज़्यादा होती है या किसकी ज़्यादा होती है ना। अगर मैं बात करूं स्टेबिलिटी की, यहाँ से अगर बात करते हैं स्टेबिलिटी की बात करें तो सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है आपका एरोमेटिक कंपाउंड। एरोमेटिक जो कंपाउंड होता है इज़ वेरी स्टेबल। उसके बाद कौन होते हैं, सबसे ज़्यादा एरोमेटिक कंपाउंड स्टेबल होता है। आफ्टर दैट होमो एरोमेटिक कंपाउंड, ठीक है। फिर होते हैं आपके नॉन एरोमेटिक कंपाउंड एंड लास्ट में होता है आपका एंटी एरोमेटिक कंपाउंड। मतलब आपको डिफरेंट कंपाउंड दे रखे और आपने अगर उसमें से आइडेंटिफाई कर लिया कि कौन सा कंपाउंड कैसा है तो आप उसकी स्टेबिलिटी बता सकते हो, है ना। जैसे आपको ना डिफरेंट टाइप्स के मॉलिक्यूल दे दिए, बड़े बड़े रिंग्स दे दिए, रिंग सिस्टम, आपने उसमें से पहले निकाल लिया। निकालने के बाद अगर आपको ये पता चल गया है कि कौन सा एरोमेटिक है, कौन सा नॉन एरोमेटिक है और कौन सा एंटी एरोमेटिक है, तो उसके बेसिस पे आप उसकी स्टेबिलिटी निकाल सकते हो। इसको मैं एग्जांपल से ज़रूर करवाऊंगी। अभी बस याद रखो कि एरोमेटिक कंपाउंड इज़ ए वेरी स्टेबल, फिर इसके बाद होता है होमो एरोमेटिक कंपाउंड, देन नॉन एरोमेटिक कंपाउंड एंड एंटी एरोमेटिक कंपाउंड जो होते हैं इज़ ए वेरी अनस्टेबल कंपाउंड, ठीक है। हम उसको क्या बोलते हैं, अनस्टेबल कंपाउंड बोलते हैं। पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं। अगर बात करें पोटेंशियल एनर्जी की तो पोटेंशियल एनर्जी के जो ऑर्डर है वो ऐसा होगा, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड का पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा होता है, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड जो है उनकी पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा होती है। उसके बाद नॉन एरोमेटिक का होता है, फिर होमो एरोमेटिक का होगा एंड लास्ट में होते हैं आपके एरोमेटिक कंपाउंड्स की पोटेंशियल एनर्जी, है ना। मतलब बोल सकते हैं पोटेंशियल जो एनर्जी है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है स्टेबिलिटी के, ठीक है जी। तो इतनी चीज़ें तो पता चल गया हमको। और एक होता है रेजोनेंस एनर्जी, एक होता है रेजोनेंस एनर्जी। अगर रेजोनेंस एनर्जी की भी बात करें तो एरोमेटिक की सबसे ज़्यादा होती है, एरोमेटिक की ज़्यादा होती है रेजोनेंस एनर्जी, फिर होता है नॉन एरोमेटिक का और लास्ट में हो जाता है आपका एंटी एरोमेटिक का। तो ये बेसिक थोड़े कंपैरिजन थे। अब हम पढ़ेंगे इन सबको जैसे कैसे क्वेश्चन आता है, ठीक है। क्वेश्चन का फॉर्म कैसे आता है, फिर बहुत सारे सिस्टम में, चाहे वो 12 इलेक्ट्रॉन सिस्टम हो, 14 इलेक्ट्रॉन सिस्टम हो, 16 इलेक्ट्रॉन सिस्टम हो, बेंजीनोइड टाइप का इलेक्ट्रॉन सिस्टम हो, एन्युलिन्स में कैसे हम बता सकते हैं एरोमेटिसिटी, वो सारा डील करते हैं अब, ठीक है। यहाँ पे मैं कुछ एग्जांपल ले रखी हूँ। ये सारे जो है वो एन्युलिन सिस्टम है। एन्युलिन सिस्टम जो होते हैं उनमें वो नॉन एरोमेटिक भी हो सकते हैं, एंटी एरोमेटिक भी हो सकते हैं और एरोमेटिक भी हो सकते हैं। एक्चुअली में मुझे ना इन्हीं सबको समझाना है। अगर मेरे पास दिया गया जो सिस्टम है उसमें मैंने पाई इलेक्ट्रॉन काउंट कर लिया और किस कंडीशन में वो नॉन एरोमेटिक होगा, कैसा दिखेगा उसका स्ट्रक्चर, या कैसे हम उसको एरोमेटिक में कन्वर्जन कर सकते हैं, मतलब नॉन एरोमेटिक को कैसे हम चेंज कर सकते हैं किसमें, एरोमेटिक में। तो क्या क्या करके हम उसको एरोमेटिक में चेंज कर सकते हैं वो एज ए ट्रिकी वे में हम पढ़ेंगे। सारे कंपाउंड्स को या सारे एन्युलिन को आपको लर्न करने की ज़रूरत नहीं है कि यार कैसा एन्युलिन दे तो हमें पता चलेगा वो एरोमेटिक है या एंटी एरोमेटिक या नॉन एरोमेटिक। लर्न करने की नीड नहीं है, उसके लिए मैं आपको एकदम सुपर ट्रिक्स देने वाली हूँ। बस हम बनाते जाएंगे, ठीक है, कि ऐसा दिख रहा है तो वो नॉन एरोमेटिक होगा। आफ्टर जब हम उसमें ब्रीजिंग कर दिए या हम जब उसको साइक्लाइज कर दिए, हमने उसके जो लोन पेयर्स है उसको नॉन हकल में कन्वर्ट कर दिए तो वो जाके एरोमेटिक बन जाता है। वही चीज़ हमको पढ़नी है। यहाँ पे जो फर्स्ट एग्जांपल दे रखा है मैंने वो क्या है, देखो एन्युलिन को पहले समझो कि होता क्या है। यहाँ पे मैंने दे रखा है वो है आपका 8 एन्युलिन सिस्टम। ये क्या है, 8 एन्युलिन। अब 8 एन्युलिन कैसा होता है, थोड़ी देर पहले ही मैंने बताया था, नॉन एरोमेटिक होता है। क्यों? क्योंकि 8 एन्युलिन मतलब 8 कार्बन एटम है। यहाँ पे 8 कार्बन एटम है, साथ ही साथ आपके 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स है। बट क्योंकि ये नॉन प्लेनर है तो ये तो हो जाता है आपका नॉन एरोमेटिक। अभी तो ऐसे ही देख लो कि क्या है, अभी इतना जो दे रखा है वो क्या है, ऐसे चेक कर लेते हैं अभी, है ना।
तो ये है आपका 8 एनुलिन सिस्टम जो नॉन एरोमेटिक होता है। बात इसकी करें तो यहाँ पे भी देखते हैं कि ये एनुलिन सिस्टम ही है। यहाँ पे एक हाइड्रोजन होता है और यहाँ पे एक हाइड्रोजन होता है, ठीक है। यहाँ पे नंबर ऑफ एटम काउंट करो तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है। 10 कार्बन एटम है, तो आप बोल सकते हो इज ए 10 एनुलिन सिस्टम। ये है आपका 10 एनुलिन। अब 10 एनुलिन्स होते कैसे हैं? तो नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन देख लो, कॉन्जुगेशन देख लो, प्लानर देख लो, सब कुछ चेक करते हैं। सबसे फर्स्ट कंडीशन होता है क्या? साइक्लिक। तो हाँ, ये जो है 10 एनुलिन जो है वो साइक्लिक तो है, तो ये मैंने फर्स्ट कंडीशन लगा दिया। सेकंड कंडीशन हमको चेक करनी होती है कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेशन है क्या? तो हाँ, ये कॉन्जुगेटेड है, दिख रहा है हमको ना, यहाँ से कॉन्जुगेशन पूरे पाई इलेक्ट्रॉन कॉन्जुगेशन में ही है। फिर जो थर्ड कंडीशन है वो है पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम गिन लेते हैं। तो 1 2 3 4 5 है, मतलब 10 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है ये। 10 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम मतलब जा कहाँ रहा है? एरोमेटिक साइड। लेकिन अब यहाँ पे होता क्या है? प्लेनारिटी चेक करते हैं। तो बात करें प्लेनारिटी की, तो देखने में तो लग रहा है कि यार sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, सारा है भी, सारे कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। पर क्योंकि यहाँ पे जो एनुलिन मैंने ले रखा है उसमें 2 रिंग्स हैं और दोनों रिंग, सिर्फ 2 ही रिंग है और दोनों में हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन के बीच रिपल्सन होता है। 2 हाइड्रोजन के बीच रिपल्सन होता है। ड्यू टू दिस रिपल्शन एक जो है वो आउटर प्लेन चला जाता है 1 हाइड्रोजन, और जो दूसरा हाइड्रोजन है वो बिलो द प्लेन चला जाता है। तो यहाँ पे जो प्लेनारिटी है वो ख़त्म हो जाता है एनुलिन की, है ना। प्लेनारिटी का मतलब क्या है? प्लेनारिटी का मीनिंग होता है कि एक रिंग सिस्टम में जितने भी एटम हैं वो सब एक ही प्लेन में होनी चाहिए। पर यहाँ पे ड्यू टू द रिपल्सन ऑफ 2 हाइड्रोजन ये जो है वो नॉन प्लेनर हो जाते हैं। तो बस यहीं से प्रॉब्लम सारे आना स्टार्ट हो जाता है कि देखने से लगता है यार 10 एनुलिन है तो एरोमेटिक होगा, लेकिन अगर इस एनुलिन को इस कंडीशन में दे रखा है उसने, ऐसे कंडीशन में, तो ये एरोमेटिक नहीं होगा। ये कैसा है? ये सिस्टम है आपका नॉन एरोमेटिक। ये कैसा है? नॉन एरोमेटिक। ये याद रखो, वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि एक नया चीज़ पता चला आपको। 10 एनुलिन सिस्टम जो होता है वो नॉन एरोमेटिक होता है। नॉन एरोमेटिक का रीज़न क्या है? ये नॉन एरोमेटिक होता है क्योंकि इसमें 2 हाइड्रोजन जो है उनके बीच रिपल्सन होता है, जिससे वो आउट ऑफ प्लेन चले जाते हैं, है ना। तो यहाँ पे समझ आ गया कि हमारे जो 10 एनुलिन सिस्टम है वो होता है नॉन एरोमेटिक। इतना क्लियर हो गया। उसके बाद आगे जाए तो जो मैंने स्ट्रक्चर दे रखा है वो है आपके 12 एनुलिन सिस्टम। 12 एनुलिन, यहाँ पे भी सेम 12 कार्बन एटम मैंने ले रखा है, कॉन्जुगेशन है, साइक्लिक है, सब कुछ है ना। यहाँ पे क्या होता है? 12 एनुलिन सिस्टम जो है उसमें अब यहाँ पे भी हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है, क्योंकि यहाँ पे रिंग सिस्टम बड़ा हो गया है। तो जैसे जैसे रिंग बड़ा होता है वो अपने आप में प्लानर होता है, वहाँ कोई रिपल्शन वाली प्रॉब्लम नहीं आती, ठीक है। तो इससे पता चलता है मुझे कि ये जो है वो फर्स्ट थिंग साइक्लिक है, कॉन्जुगेटेड है, उसके बाद प्लानर भी है क्योंकि रिंग सिस्टम बड़ा है, और प्लानर के साथ साथ 12 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है। 12 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम मतलब 4n पाई रूल को ये फॉलो कर रहा है। 4n पाई रूल को फॉलो करता है मतलब मैं कह सकती हूँ कि ये जो हमारा 12 एनुलिन सिस्टम है वो होता है एंटी एरोमेटिक नेचर का। कैसा होता है? एंटी एरोमेटिक नेचर का, ठीक है। वीकली एंटी एरोमेटिक होता है, कभी कभी थोड़ा रिपल्शन करता है तो नॉन एरोमेटाइजेशन साइड भी चला जाता है। इसको हम बोलते हैं वीकली एंटी एरोमेटिक सिस्टम है। कौन सा? 12 एनुलिन सिस्टम। इतना समझ आ गया। यहाँ पे मैंने एक पेंटालीन दे रखा है, ठीक है। तो पेंटालीन को भी चेक करते हैं कि कैसा है। अगर मैं पेंटालीन की बात करूँ तो पेंटालीन में फर्स्ट थिंग तो ये है कि कॉन्जुगेशन में है, हाँ है, कॉन्जुगेशन में है, फ्यूज्ड सिस्टम है ये, लेकिन ये भी कैसा होता है? नॉन एरोमेटिक। पेंटालीन सिस्टम जो होता है वो भी नॉन एरोमेटिक होता है क्योंकि ये नॉन प्लानर होते हैं, ये प्लानर नहीं होता, ठीक है। इतनी चीज़ें समझ आ गया। अब देखो थोड़ा सा और चीज़ें देख लेते हैं। ये जो सिस्टम मैंने बना रखा है उसमें नंबर ऑफ एटम काउंट करें तो नंबर ऑफ एटम काउंट करने से पता चलता है कि ये जो है वो है क्या? आपके 14 एनुलिन सिस्टम। 14 एनुलिन सिस्टम नाम से ही समझ आ रहा है। फर्स्ट थिंग तो ये 14 इलेक्ट्रॉन है, रिंग भी बहुत बड़ा है तो साइक्लिक भी होगा। यस, साइक्लिक तो है। कॉन्जुगेटेड भी है, वो भी है। उसके बाद प्लानर, क्योंकि रिंग साइज तो बहुत ज़्यादा बढ़ गया तो प्लेनारिटी तो होगी ही रिंग में। और ये है आपका 14 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम, मतलब ये जो होते हैं 14 एनुलिन
वो होता है आपका एरोमेटिक सिस्टम। ये कैसा होगा? एरोमेटिक। ये तो हो गए छोटी छोटी चीज़ें। एनुलिन को हम कैसे याद रख सकते हैं, मतलब आप एक बार थोड़ा सा लर्न करो जल्दी जल्दी से, यहीं पे याद हो जाएगा। 8 एनुलिन नॉन प्लेनर होता है, उसके बाद 10 एनुलिन में जाते हैं तो वो भी नॉन प्लेनर होता है ड्यू टू द रिपल्शन ऑफ 2 हाइड्रोजन, है ना। 12 एनुलिन में जाते हैं तो वो एंटी एरोमेटिक हो जाते हैं, एंड 14 एनुलिन में जाते हैं तो 14 एनुलिन जो होता है वो कैसा होता है आपका? एरोमेटिक होता है, ठीक है। 16 एनुलिन जो है वो फर्दर नॉन एरोमेटिक होगा। ऐसा करके हमको ये याद रहेगा, है ना। अब क्या होता है, थोड़ा सा देखो यहाँ पे जो मैंने बोला 10 एनुलिन देखने में कैसा था? एरोमेटिक था, बस 2 हाइड्रोजन में रिपल्सन थे। अगर उन 2 हाइड्रोजन के रिपल्सन को हटा दिया जाए, अगर मैं कैसे भी करके उन 2 हाइड्रोजन का जो रिपल्सन है उसको चेंज कर दूँ, तो वो कैसा हो सकता है? प्लानर। और प्लानर होते ही फिर वो सिस्टम को आप क्या बोलोगे? एरोमेटिक सिस्टम बोलोगे। तो इसी को थोड़ा सा देखो, अगर मैं ये जो 10 एनुलिन सिस्टम है उस 10 एनुलिन सिस्टम में से 2 हाइड्रोजन को हटा दिया, और 2 हाइड्रोजन को हटाने के बाद उसको प्लानर में कन्वर्ट कर दिया। अभी भी देखिए नंबर ऑफ एटम कितने हैं? अभी भी 10 ही है ना। नंबर ऑफ एटम 10 ही है ना। कार्बन एटम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। तो अभी भी ये सिस्टम कैसा है? 10 एनुलिन सिस्टम ही है। और 10 एनुलिन सिस्टम को बस मैंने क्या कर दिया है? साइक्लाइज्ड करा दिया है। तो जैसे ही मैंने इसको साइक्लाइज्ड किया, ये नॉन एरोमेटिक से चेंज हो गया किस में? एरोमेटिक में। बिल्कुल यही समझाने वाली हूँ मैं आपको। सारे टाइप के जो एनुलिन सिस्टम है उसको कैसे हम कन्वर्ट करते हैं। अगर वो एंटी एरोमेटिक है तो उसको कैसे एरोमेटिक में कन्वर्ट करेंगे, अगर वो नॉन एरोमेटिक है तो उसे कैसे हम एरोमेटिक कंपाउंड में चेंज करते हैं। तो वो हम ट्रिक में पढ़ेंगे, हमें याद होते जाएगा। अगर मेरे पास 10 एनुलिन सिस्टम को कुछ ऐसे बना के दे दिया है, उसने साइक्लिक फॉर्म में दे दिया है, तो ये तो हो गया हमारा एरोमेटिक नेचर का। एरोमेटिक नेचर का हो गया ये। पहले जब वो साइक्लिक फॉर्म में नहीं था, उसका साइक्लाइजेशन नहीं था, तो 2 हाइड्रोजन के बीच रिपल्सन थे, और रिपल्सन के कारण ये थे कैसा? नॉन एरोमेटिक। एक ऐसा हो गया, है ना। अगर मैं इसी जो एनुलिन सिस्टम है उसको क्या करूँ? ब्रिज बना दूँ, ठीक है। फर्दर 2 हाइड्रोजन को निकाल दूँ, मतलब उसका रिडक्शन हो जाए, और उसमें ऑक्सीजन ला दूँ, ठीक है, उसको ऑक्सीडाइज करा दूँ। उस कंडीशन में क्या होगा? ब्रिज बन जाएगा। देखिए ये स्ट्रक्चर तो बिल्कुल सेम है ना, ये स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम है। मैंने क्या किया? 2 हाइड्रोजन निकाल के दोनों में ब्रिज लगा के कोई ब्रिज मॉलिक्यूल को इसमें जोड़ दिया है, ठीक है। ये यहाँ पे ये ऑक्सीजन भी आप जोड़ सकते हो, या फिर सल्फर भी लगा सकते हैं। जो भी डबल बॉन्ड बनाता है वो आप यहाँ पे अटैच कर सकते हैं। तो ये जो है वो वापस एक ब्रिज कंपाउंड में कन्वर्ट हो गया, और ब्रिजिंग होते ही ये जो 10 एनुलिन था वो पहले नॉन एरोमेटिक था, वो अब बन गया है एरोमेटिक कंपाउंड। तो ऐसे आपको समझ आता है कि कौन सा जो कंपाउंड है वो एरोमेटिक होगा, कौन सा नॉन एरोमेटिक होगा, कौन एंटी एरोमेटिक होगा। कंफ्यूज नहीं होना, अभी मैं पूरे एनुलिन सिस्टम को समझाने वाली हूँ विथ ट्रिक, ठीक है। उससे पता चल जाएगा कि हम कैसे नॉन प्लानर को प्लानर में कन्वर्ट करते हैं या नॉन एरोमेटिक को एरोमेटिक में कन्वर्ट करते हैं। अब एक अच्छा क्वेश्चन है यहाँ पे, इसको मैं बता देती हूँ, थोड़ा डिटेल में समझा देती हूँ, और फिर इसको आप कमेंट करके बताना कि ये जो दिया रखा है वो एरोमेटिक है या एंटी एरोमेटिक है या नॉन एरोमेटिक है, ठीक है। ये क्वेश्चन करते हैं, ये थोड़ा ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, दिख रहा है हमको। यहाँ पे मैंने क्या दे रखा है? ऐसे डबल बॉन्ड है, और ये कनेक्टेड है ऑक्सीजन से, यहाँ भी ऑक्सीजन से, ये है आपका बोरॉन, और यहाँ पे बोरॉन। अब देखो ये कैसा कंपाउंड है, एरोमेटिक है या नॉन एरोमेटिक है, सारी चीज़ में देखते जाइए, ठीक है। यहाँ पे हाइड्रोजन, सबसे पहले मुझे चेक करनी है क्या साइक्लिक है, तो हाँ, फर्स्ट कंडीशन इज फुलफिल्ड, इज ए साइक्लिक कंपाउंड, ओके। सेकंड में देखते हैं कॉन्जुगेशन है क्या, तो कॉन्जुगेशन के लिए मुझे समझ आता है इसके पास भी लोन पेयर है, इसके साथ भी लोन पेयर है ना, लोन पेयर। और होने को तो 2 लोन पेयर है, पर कॉन्जुगेशन में एक ही जाएगा। आपको पता है कि ऑक्सीजन जो होते हैं उसके एक ही लोन पेयर होता है जो कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट करता है, ठीक है। यहाँ पे कोई खाली जगह है, वैकेंट प्लेस है यहाँ पे। अब देखते जाओ हो क्या रहा है। फर्स्ट थिंग तो ये कि ये इधर से भी कॉन्जुगेशन में है, और ये भी इधर से कॉन्जुगेशन में है, साथ ही साथ ये जो लोन पेयर है वो यहाँ भी कॉन्जुगेशन में है। तो नो डाउट कॉन्जुगेशन तो है इस सिस्टम में, कॉन्जुगेटेड है ये, है ना। तो सेकंड फुलफिल हो गया। थर्ड, प्लेनारिटी की बात कर लें। प्लेनारिटी के लिए मैंने पहले क्या कहा था? हाइब्रिडाइजेशन चेक करते हैं। प्लेनारिटी के लिए क्या चेक किया जाता है? हाइब्रिडाइजेशन। बात करें हाइब्रिडाइजेशन की, तो हाइब्रिडाइजेशन में देखो आप, ये जो कार्बन है उसका तो दिख ही रहा है sp2 हाइब्रिडाइजेशन, इसका भी sp2 हाइब्रिडाइजेशन।
बात करूँ अगर मैं ऑक्सीजन की, तो मैंने थोड़ी देर पहले कहा कि इस ऑक्सीजन का एक लोन पेयर तो कॉन्जुगेशन में जा रहा है। एक लोन पेयर अगर ये कॉन्जुगेशन में जा रहा है मतलब इसने तो बना लिया पाई बॉन्ड, तो उस कंडीशन में इसके पास क्या है, 2 सिग्मा बॉन्ड है, यहाँ से 2 सिग्मा बॉन्ड है, प्लस ओनली 1 लोन पेयर्स है, ओनली 1 लोन पेयर, मतलब अभी भी इसका नंबर आएगा 3, sp2 हाइब्रिडाइज्ड होगा। ये भी क्या होगा, sp2 हाइब्रिडाइज्ड होगा, बिल्कुल उसी के जैसे। अब बात करें बोरॉन, तो बोरॉन तो दिख ही रहा है आपको, 3 सिग्मा बॉन्ड इसने बना रखा है, तो ये भी क्या है, sp2। मतलब सारे के सारे जो एटम है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। रिंग में सारे एटम sp2 हाइब्रिडाइज्ड मतलब प्लेनर। तो इतनी चीज़ें तो हमें पता चल गई कि यार इसने सारे कंडीशन फुलफिल कर रखा है। बस अब लगा लेते हैं हकल रूल। हकल रूल लगाए तो यहाँ से एक पाई इलेक्ट्रॉन जो कॉन्जुगेशन में है, यहाँ से दूसरा पाई इलेक्ट्रॉन कॉन्जुगेशन में, और ये आपका थर्ड पाई इलेक्ट्रॉन। 3 तो पाई बॉन्ड्स बन रहा है और वो सब कॉन्जुगेशन में है, मतलब इलेक्ट्रॉन सिस्टम कितना हो गया यहाँ पे, 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम बन रहा है। यहाँ से हम कह सकते हैं कि ये जो कंपाउंड है वो कैसा है, एरोमेटिक। ये कंपाउंड कैसा होगा, एरोमेटिक। अब एक छोटा सा क्वेश्चन है जो मैं आपके लिए रख देती हूँ, इसको आप मुझे कमेंट करके बताना कि ये कैसा सिस्टम है, एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक या एंटी एरोमेटिक। कुछ नहीं है, बस निकालना हाइब्रिडाइजेशन और बता देना। हाय एवरीवन, वेलकम टू एसपी केमिस्ट्री क्लासेस। अभी हमारा एरोमेटिसिटी वाला सीरीज चल रहा है। मैंने आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन सारे दे दी है प्रीवियस वीडियोस में, आपको मैंने पूरा क्लियर कर लिया था, ऐसे आपको पूरा ऐसे कॉलम बना के क्लियर कर दिया था, राइट, कि क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए एरोमेटिक कंपाउंड्स के लिए, कौन से कंडीशन होना चाहिए, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स के लिए होमो एरोमेटिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, और साथ ही आपका नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स कौन से होते हैं, है ना। साथ ही मैंने आपको बता दिया था एनुलिन सिस्टम के बारे में कि कुछ एनुलिन सिस्टम होते हैं जिनमें 10 पाई इलेक्ट्रॉन होते हुए भी वो एरोमेटिक नहीं होते, क्योंकि उनमें जो हाइड्रोजन होते हैं वो आपस में रिपल करने लगते हैं और रिपल्शन के कारण से वो आउट ऑफ प्लेन चले जाते हैं, क्योंकि वो प्लेनर नहीं होते, इसलिए स्टार्टिंग में वो कैसे नहीं होते, एरोमेटिक नहीं होते। पर फिर मैंने तभी कहा था कि लेकिन हम उसकी जो एरोमेटाइजेशन है उधर हम उसको मूव करा सकते हैं। तो ना क्वेश्चन में सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन कहाँ आता है, एनुलिन वाले जो क्वेश्चन करते हैं या बेंजोइट वाले जितने भी क्वेश्चन करते हैं वहाँ पे प्रॉब्लम आता है। बड़े बड़े आपको स्ट्रक्चर दे दिया, उसके बाद ना आपने सिर्फ क्या करने लग जाते हो, आप 4th कंडीशन को याद रखते हो कि यार 10 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है मतलब तो एरोमेटिक ही होगा, और फर्स्ट से हमने एरोमेटिक में लगा देते हैं, ठीक है ना। तो वहाँ पर वो चीज़ें गलत हो जाता है। यहाँ मैं आपको क्लियर करने वाली हूँ कि कब नॉन एरोमेटिक होगा वो 10 एनुलिन, और कैसे हम उसको एरोमेटाइज कर सकते हैं, किस किस कंडीशन में वो एरोमेटिक होगा। इससे आपको एग्जांपल लर्न करने में बहुत इजी हो जाएगा, एकदम ट्रिकी वे में पढ़ाने वाली हूँ, ठीक है। साथ ही इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ कि एप्लीकेशन क्या है, व्हाट इज एप्लीकेशन ऑफ द एरोमेटिसिटी। ये जो है वो एक टाइप का प्रॉपर्टी है, तो प्रॉपर्टी मतलब बहुत सारी चीज़ों को इफेक्ट करेगा, आगे एसिडिक स्ट्रेंथ को बताएगा, वो AgNO3 के टूवर्ड्स रिएक्शंस को बताएगा, किसी एसिड से कैसे हम रिएक्शन कर सकते हैं उसके बारे में बताएगा। साथ ही क्वासी कंपाउंड जो होते हैं उनमें रोटेशनल एनर्जी, उनकी जो बॉन्ड होती है उनमें रोटेशनल एनर्जी को भी ये बताता है, ठीक है। साथ ही बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी भी हम कंपेयर कर सकते हैं मॉलिक्यूल्स के ऑन द बेसिस ऑफ एरोमेटिसिटी प्रॉपर्टी। तो वो सारा जो है वो हम पढ़ने वाले हैं, एप्लीकेशन पूरा पढ़ाऊंगी इस वीडियो में, ठीक है। अब देखते हैं कि क्या मैं आपको समझाने वाली हूँ, क्या आपको बताने वाली हूँ मैं इस वीडियो में। अभी देखो, जब 10 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम की बात करें तो 10 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम कुछ ऐसा भी हो सकता है। यहाँ पे भी 10 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, 10 कार्बन एटम है, दिख ही रहा है आपको। काउंट करना शुरू कर दो, लाइक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है। इस टाइप का अगर आपको सिस्टम बना के दे दे जिसमें एक क्या है आपके पास 7 मेंबर रिंग है और एक आपके पास 5 मेंबर रिंग है, दोनों को फ्यूज़ कर दिया गया है, मतलब साइक्लाइज्ड है। तो ये तो होता है आपका, ये जो टाइप 10 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है ये होता है आपका एरोमेटिक। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, आप सीधे से ब्रेन में नोट कर रहोगे। ऐसे अगर इस फॉर्म में दिया है 10 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम को तो वो तो होगा क्या, एरोमेटिक, ठीक है। लेकिन बात इसकी करते हैं, यहाँ पे भी 10 कार्बन सिस्टम है ना, 10 कार्बन सिस्टम है, बट ये कैसा दिया हुआ है, इसमें रिंग फ्यूज्ड नहीं है। तो यहाँ पे बोल सकते हैं इस रिंग में 2 हाइड्रोजन है, ये दोनों में रिपल्शन होता है। ड्यू टू दिस रिपल्शन एक हाइड्रोजन तो चला जाता है आउट ऑफ प्लेन और दूसरा हाइड्रोजन बिलो द प्लेन, प्लेनारिटी खत्म हो जाता है, और इस कंडीशन में ये जो होते हैं वो हो जाता है आपका नॉन एरोमेटिक। ये कैसा बिहेव करेगा, नॉन एरोमेटिक। अब इसी को मैं अभी आगे डिटेल करूँगी कि कैसे हम इसमें इंड्यूस कर सकते हैं, एरोमेटिक जो करेक्टर है उसको हम कैसे इसमें इंड्यूस कर सकते हैं, ठीक है, वो अभी बताने वाली हूँ। एक ऐसा कुछ एग्जाम्पल भी हो सकता है, ये भी आपका वैसा ही है, 10 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम ही है। अब देखो यहाँ पे आपको एक चीज़ आएगा, नाइट्रोजन पे है लोन पेयर,
तो आपने याद रखनी है कि कभी भी ऐसे साइकिल फॉर्म में 10 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम हो और नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, तो लोन पेयर कोई कॉन्जुगेशन में नहीं जा रहा, ये कहीं भी साइक्लाइजेशन में हेल्प नहीं कर रहा है, इसको हम बोलते हैं नॉन हकल, इसको बोलते हैं नॉन हकल लोन पेयर्स। और क्योंकि ये नॉन हकल लोन पेयर्स है, इसलिए इसे कभी भी हम उसमें काउंट नहीं करते कि यहाँ पे और भी इलेक्ट्रॉन है। फिर यहाँ पे हम क्या गिनेंगे, 1 2 3 4 5 को बोलेंगे और इसको बोलेंगे 10 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम। और ये भी होता है कैसा, एरोमेटिक। अगर आप गलती से इस नॉन हकल वाले लोन पेयर्स को गिन दिए तो फिर ये कैसा हो जाएगा, एंटी एरोमेटिक हो जाएगा ना। क्यों, क्योंकि फिर क्या हो जाएंगे 12 इलेक्ट्रॉन सिस्टम, एंड 12 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम क्या होता है, एंटी एरोमेटिक होता है। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो आपको ब्रेन में रखनी है कि स्ट्रक्चर कुछ ऐसा दे तो यहाँ पे नॉन हकल वाला ही होगा वो इलेक्ट्रॉन, उसको हम लोन पेयर्स को कंसिडर नहीं करेंगे। ठीक है, तो इतना चीज़ तो हमें समझ आ गया। अब मैं बात करती हूँ इसकी, ये 10 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम इस फॉर्म में दिया है तब तो ये क्या है, नॉन एरोमेटिक है। ठीक है, ऐसे फॉर्म में आपको दिख गया तब आप बोलोगे नॉन एरोमेटिक। लेकिन इसी को अगर उसने साइकिल बना के दे दिया, मतलब इसे एरोमेटाइज्ड किया जा सकता है। कैसे किया जा सकता है एरोमेटाइज्ड, टू तरीके होते हैं इसके एरोमेटाइज करने के। या तो मैं साइक्लाइज्ड कर दूँ इसको, एक होता है साइक्लाइजेशन करा दे इसका, और एक होता है ब्रीजिंग करा दे। ओके, तो अगर मैं इसे साइक्लाइज्ड करा दूं तो साइक्लाइजेशन में फिर कैसे बनेंगे मेरे पास, ऐसे रिंग बन जाएगा, बनेगा साइक्लाइजेशन से ऐसे ही बनेगा। यहाँ पे हो गए डबल बॉन्ड, ये हो गए डबल बॉन्ड, और ये हो गए सारे के सारे कॉन्जुगेशन में। देखो इसमें से 2 हाइड्रोजन को निकाल के मैंने साइक्लाइजेशन भी करा दिया, सॉरी अभी हाइड्रोजन, हाँ, फिर यहाँ पे मैंने साइक्लाइजेशन कराते ही ये जो कंपाउंड मेरा बना, पहले कैसा था, नॉन एरोमेटिक, बट उसको साइक्लाइजेशन करा के हम चेंज कर सकते हैं किसमें, एरोमेटिक कंपाउंड में। तो कभी भी 10 एन्युलीन को इस फॉर्म में दे, इस फॉर्म में दे या इस फॉर्म में दे तो वो होंगे एरोमेटिक। लेकिन कभी भी उसे ऐसा फॉर्म में दे, एक ही साइकिल रहे और दोनों में हाइड्रोजन भी रहे अंदर, तो आप कभी भी उसे एरोमेटिक नहीं कहेंगे, वो होगा नॉन एरोमेटिक ड्यू टू द रिपल्सन ऑफ हाइड्रोजन। ओके, इतना चीज़ें क्लियर हो गया। साथ ही इस रिपल्सन को दूर करते हुए मैं और क्या कर सकती हूँ, ब्रिज बना दूँ, है ना। जैसे कि एक स्ट्रक्चर ऐसा मिल जाए मुझे, उसको ना हटा के उसने ब्रिज बना दिया है। ध्यान देनी होती है एन्युलीन वाले क्वेश्चन पे कि कर क्या रहा है वो। ठीक है, अगर आप एन्युलीन वाले क्वेश्चंस को गौर से नहीं देखोगे तो कन्फ्यूज़न होगी, और नो डाउट आप कन्फ्यूज होकर कुछ भी आंसर कर जाओगे। तो यहाँ पे अगर मैं ऐसे करके ब्रिज का फॉर्मेशन करूँ और इस ब्रिज में कोई भी एक ब्रिजिंग लिगेंड्स लगा दें या ग्रुप लगा देते हैं जो डबल बॉन्डेड होता है, यहाँ पे Z= कुछ भी हो सकता है, ऑक्सीजन हो सकता है, सल्फर हो सकता है, NH हो सकता है ना, सल्फर हो सकता है, हाइड्रोजन हो सकता है, NH हो सकता है, CH2 हो सकता है, ये सब डबल बॉन्ड बनाते हैं, आपको पता है। तो इस कंडीशन में यहाँ पे कुछ भी लगा के दिया है और उसने ब्रिज को क्रिएशन कर दिया है, तो ये भी कैसा होगा आपका, नॉन एरोमेटिक ही, सॉरी एरोमेटिक ही होगा। ये भी कैसा होगा, एरोमेटिक होगा। ओके, तो इतनी चीज़ें हमें पता चलती है कि या तो मैं ब्रिज बना दूँ ऐसे, या तो ब्रिज बना दें, या ब्रिज बनाने के अलावा हम उसको साइक्लाइज कर दें। ऐसे करके भी हम जो नॉन एरोमेटिक है, स्लाइटली नॉन एरोमेटिक है, उसको कन्वर्ट कर सकते हैं किस में, एरोमेटिक कंपाउंड्स में। ठीक है, वहीं पे 12 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम वाले जो एन्युलीन है उनकी बात करें तो ये एन्युलीन है मेरा, जो कि कैसा है, 12 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है। अभी फिर से इसमें जो 12 इलेक्ट्रॉन पाई सिस्टम है उसमें अभी भी यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन और यहाँ हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन ड्यू टू दिस 4 हाइड्रोजन रिपल्सन क्रिएट करेगा, थोड़ा सा ये नॉन प्लानर हो जाएगा, और नॉन प्लानर के कारण इसे बोला जा सकता है कि ये क्या है, नॉन एरोमेटिक है। ठीक है, अब ऐसे होना क्या चाहिए था, अगर 12 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है तो होना तो उसे चाहिए था क्या, एंटी एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक होनी चाहिए। अब मैं कैसे प्लेनारिटी को दूर करूं, है ना, कैसे मैं यहाँ पे जो नॉन प्लेनारिटी आ रहा है उसको दूर करें। तो फिर से नॉन प्लेनारिटी को हटाने के लिए 2 चीज़ें हो सकता है, या तो फर्दर इसको क्या कर दें, हम साइक्लाइज्ड कर दें, सेम इसी के जैसे, या तो हम इसको क्या करें, साइक्लाइज्ड कर दें, या फिर हम इसको क्या कर देते हैं, ब्रिज फॉर्मेशन कर देते हैं। ठीक है, ब्रिज का फॉर्मेशन कर दें। अगर हम इसे साइक्लाइज करते हैं तो साइक्लाइजेशन में कैसे बनेगा, साइक्लाइज करेंगे तो फर्स्ट थिंग तो ये यहाँ पे 2 बॉन्ड्स के फॉर्मेशन हो जाएगा, 6 मेंबर रिंग बन जाएगा। ओके, यहाँ से कैसे होगा साइक्लाइजेशन में, ये तो हो गए आपके 6 बॉन्डेड 2 रिंग्स बन जाएंगे।
ऐसा, यहाँ से ये 5 मेंबर्ड और यहाँ से ये भी फर्दर 5 मेंबर्ड, ऐसा ही होगा। ये है 12 इलेक्ट्रॉन सिस्टम। ये बॉन्ड्स यहाँ पे सेम रहेंगे एज इट इज़, ये बॉन्ड यहाँ रहेगा और एक बॉन्ड यहाँ पे फॉर्म होगा। अब देखो फर्दर देखने से ऐसा लगता है, जैसे ही मैंने साइक्लाइज जो कराया, देखने से मुझे लग रहा है कि यार ये तो अब 12 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम नहीं रहा। कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 एंड 7, 14 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम बन गया। तो फिर से मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे ये जो मिडिल वाला पाई इलेक्ट्रॉन है वो उसे नॉन हकल कंसिडर करनी है। ये है आपका नॉन हकल पाई इलेक्ट्रॉन्स। फर्दर ये जो है वो है नॉन हकल, और इसको हम कंसिडर नहीं करेंगे एज ए पाई इलेक्ट्रॉन क्योंकि वो रिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। कॉन्जुगेशन तो इन्हीं के ही हो रहे हैं आपस में, कॉन्जुगेशन इनके ही हो रहे हैं आपस में, वो कहीं भी नहीं जा रहा है। ठीक है, तो इस कंडीशन में अभी भी ये 12 पाई इलेक्ट्रॉन है, और क्योंकि मैंने इसे साइक्लाइज्ड कर दिया, साइक्लाइज्ड करने से ये चला गया प्लानर। प्लानर होने के बाद अब इसे आप बोल सकते हो नॉन एरोमेटिक से ये क्या बन गया है, एंटी एरोमेटिक सिस्टम। ये बन गया आपका एंटी एरोमेटिक सिस्टम। इतना चीज़ें कर लिया हमने। ठीक है, साथ ही ब्रिज का फॉर्मेशन करके भी हम बना सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे ये जो ग्रुप दिया हुआ है उसमें क्या करूँ, ब्रिज फॉर्म कर दूँ। ठीक है, तो साइक्लाइजेशन से भी हमको पता चला कि इसे हम एंटी एरोमेटिक में चेंज कर सकते हैं। बिल्कुल वैसे ही ब्रिज फॉर्मेशन से भी किया जा सकता है। तो हमने देख लिया कि उसको हम साइक्लाइज्ड करके भी एंटी एरोमेटिक में चेंज कर सकते हैं, बिल्कुल वैसे ही ब्रिज करके भी हम चेंज कर सकते हैं। जगह की प्रॉब्लम होती है, मैंने रफ कर दिया। अब देखो ब्रिज वाले में कैसे हो सकता है, हमने पहले ना ब्रिज क्रिएट कर लिया। ये बन गया हमारा 12 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम, बन गया 12 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम। काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। 12 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम बन गया। अब इसी पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम से हमने निकाल दिया है ब्रिज। ब्रिजिंग में फर्दर कोई भी जेड ग्रुप हो सकता है जो ब्रिज का फॉर्मेशन करे। बाकी चीज़ें कॉन्जुगेशन में लगा दीजिए आप, बाकी जितने भी है वो कॉन्जुगेशन में आप लगा सकते हो, और ऐसे करके हम बना सकते हैं आपकी ये, इसको कैसा बना सकते हैं, इसको हम एज ए एंटी एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक। ठीक है, तो ये चीज़ तो समझ आ गया। अब थोड़ा सा और देख लो किसके बारे में, आपके 14 इलेक्ट्रॉन पाई सिस्टम के बारे में। फिर बात करते हैं 14 इलेक्ट्रॉन सिस्टम की। तो जैसे ही समझ आ रहा है आपको कि 14 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, तो नो डाउट ये कैसा होगा, एरोमेटिक होगा। पर क्या अब यहाँ पे भी वो प्रॉब्लम आती है कि रिपल्शन हो जाए हाइड्रोजन के बीच, तो वो देख लेते हैं। 14 इलेक्ट्रॉन सिस्टम जो है वो नो डाउट आप मतलब मैक्सिमम केसेस में तो ये होगा क्या, एरोमेटिक, क्योंकि यार 14 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, 4n+2 रूल को फॉलो कर रहे हैं ना, और एन्यूलिन है मतलब साइक्लिक पैरेललिटी सब होगा ही होगा। मैं अभी बार बार आपको लास्ट वाले पे ही लेके जा रही हूँ, बाकी 3 कंडीशन तो आपको याद ही होनी चाहिए। ठीक है, चलिए इसी में चेक करते हैं। अगर मैं बात करूँ 14 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम की, तो 14 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम जैसे आपको दिख रहा है कि सबसे पहला साइक्लिक है। हाँ, तो ये चीज़ें हैं, साइक्लिक है, फर्स्ट कंडीशन इज फुलफिल, थोड़ा रिवाइज हो जाएगा। सेकंड हमें क्या चेक करनी होती है, कॉन्जुगेटेड है, तो आप देख रहे हो कंटिन्यूसली ये जो है वो डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन में है। तो जो सेकंड कंडीशन है, यस ये कॉन्जुगेशन को भी फुलफिल करता है। ठीक है, थर्ड कंडीशन जो हमने कहा था कि प्लेनारिटी, तो अब आप मुझे बताओ क्या ये प्लेनर है। तो अभी तक जो मैं बोल रही थी ना कि हाइड्रोजन जो होते हैं उनमें रिपल्सन होता है, वो तब तक बोल रही थी जब तक रिंग का साइज छोटा था। अब 14 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम की बात करें तो यहाँ पे बहुत बड़े बड़े रिंग्स हैं, है ना, ये 6 मेंबर ऐसे करके एक बिग रिंग, एक बड़ा कैविटी वो कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे स्पेस बहुत ज़्यादा होता है हाइड्रोजन के लिए, क्योंकि साइज रिंग की साइज़ बड़ी है, तो स्पेस के कारण जो द हाई स्पेस या मतलब उसके लिए सफिशिएंट स्पेस है, यहाँ पे कोई रिपल्सन क्रिएशन नहीं होते, और कोई रिपल्शन क्रिएशन नहीं होता, इसलिए ये जो है वो प्लानर होते हैं। तो यहाँ पे ये भी पता चल गया क्या यार ये प्लानर भी है, और साथ ही साथ ये जो है वो 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन रूल जो होता है उसको भी फॉलो कर रहा है, क्योंकि 16 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है। इतने से पता चल गया कि ये जो स्ट्रक्चर मुझे दिख रहा है वो तो है क्या, एरोमेटिक। ये जो सिस्टम अभी मुझे दिख रहा है वो है एरोमेटिक। अब इस 14 इलेक्ट्रॉन सिस्टम को वो कैसे भी करके बना के दे सकता है ना, तो किस किस टाइप से वो बना सकता है वो भी देख लेते हैं। तो ये ना फर्दर इसको 2 टाइप से बना सकता है।
मतलब हमको एग्जाम में 2 टाइप से देखने को मिलेंगे ये 14 एनुलिन सिस्टम जो है, 14 एनुलिन सिस्टम हमको एग्जाम में डिफरेंट स्ट्रक्चर में मिल सकता है, हमें बस उसको देखनी है और जज करना है, ठीक है। अब देखो ये कैसे मिल सकता है, तो फर्स्ट में भी इसको साइक्लाइज करके दे दे, सबसे पहले वो क्या कर दे, साइक्लाइज करके दे दे, ठीक है। तो पहला एक स्ट्रक्चर बना लेते हैं जिसमें वो कैसा हो, साइक्लाइज्ड हो, ठीक है। अगर इसे साइक्लाइज्ड कर दिया जाए तो इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बनेगा, है ना। इसको साइक्लाइज कर दे तो इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बनेगा, ये ऐसा हुआ, यहाँ से साइक्लाइज्ड हो गया और साइक्लाइज्ड होकर के ये कुछ ऐसा स्ट्रक्चर हमको मिलेगा आफ्टर साइक्लाइजेशन। साइक्लाइज हो गया, बाकी बॉन्डिंग बिल्कुल वैसे ही रहेगी, ओनली साइक्लाइजेशन ही तो हुआ है, तो बॉन्डिंग जो है वो बिल्कुल ऐसा ही रहेगा, आपके ये और ये कॉन्जुगेशन में रहेंगे और एक बॉन्ड कहीं यहाँ बन जाएगा। तो फर्दर इस बॉन्ड को हम एज ए नॉन हकल कंसिडर करेंगे और इसको हम बोलेंगे कि अभी भी ये कैसा है, एरोमेटिक ही है। उसको साइक्लाइज करके दे दे तब भी एरोमेटिक ही है, क्योंकि पहले भी आपने देखा था साइक्लाइजेशन से एरोमेटिसिटी जो है वो बढ़ जाती है ना। ऐसे भी दे सकता है, उसको कैसा भी आप देख लेना, डबल बॉन्ड भी दे बीच में, तो भी कंफ्यूज नहीं होना। ये चीज़ें पढ़ाने का पर्पस यही है कि आपको जब ऐसा स्ट्रक्चर मिले जिसमें बीच में भी डबल बॉन्ड हो तो आप ना कंफ्यूज हो सकते हो कि यार साइक्लिक है, प्लेनर है, उसके बाद इसमें दिख तो मुझे रहा है कि ये 16 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज़ है, ऐसा सोच सकते हो ना आप। इसको क्या सोच सकते हो, 16 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज़ है सोच सकते हो, है ना। लेकिन ऐसा नहीं होता, ये 16 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज़ नहीं है, ये 14 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज़ है, क्योंकि ये 14 पाई सिस्टम का ही है, बस वो साइक्लाइज हुआ है इसलिए यहाँ पे न्यू बॉन्ड आ गया है और इस न्यू बॉन्ड को हम एज ए नॉन हकल कंसिडर करते हैं। तो एग्जाम में जब भी आए इस टाइप का सिस्टम तो आप उसको नॉन एरोमेटिक या एंटी एरोमेटिक नहीं लिखोगे, उसका आंसर होगा एरोमेटिक सिस्टम, ठीक है। अब देख लेते हैं क्या ब्रिज करके, ब्रिजिंग फॉर्म में इसको कैसे दे सकता है। तो इसने ब्रिजिंग ना 2 टाइप्स का होगा। अब जब ये ब्रिज बनाएगा तो ये 2 टाइप्स के बनाएगा, एक सेम साइड ब्रिज बनाएगा और एक अपोजिट साइड ब्रिज बनाएगा, ठीक है। कैसे बनाएगा वो स्ट्रक्चर देखो, सेम साइड ब्रिज बना रहा है तो कुछ ऐसा बनाएगा, हो गए ना हमारे कितने 14 इलेक्ट्रॉन सिस्टम। काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 एंड 14 हो गया। 14 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम तो बन गया है मेरा, है ना। अब 14 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम में ऑल्टरनेट कॉन्जुगेशन डाल दें। ऑल्टरनेट कॉन्जुगेशन डालने के बाद चलो डालना स्टार्ट कर देते हैं। ऐसे ऑल्टरनेट कॉन्जुगेशन डालने के बाद में भी जब वो ब्रिजिंग करें तो उस ब्रिज को सेम साइड्स पे बनाए। ऐसे जब वो ब्रिजिंग करे तो यहाँ पे जो भी ग्रुप लगाएगा, लेकिन जो ग्रुप लगा रहा है उन दोनों ब्रिज को वो सेम साइड पे करे। जब ब्रिजिंग जो है वो सेम साइड पे होता है, ठीक है, सेम साइड्स पे आपको ब्रिज दे दिया हो, जो ब्रिज जो ग्रुप है उसको सेम साइड्स पे उसने लगा रखा हो, तब तो आप उसको बोलोगे क्या, एरोमेटिक। तो वो कैसा होगा, एरोमेटिक नेचर का होगा, ठीक है। बस थोड़ा सा सीख के आप याद करो तो ज़्यादा जल्दी याद हो जाएगा। एक बार अच्छे से नोट डाउन कर लो, क्लियर तो समझ आ जाएगा। एक बार देखना होता है और एरोमेटिक के सारे क्वेश्चन बन जाते हैं। अगर मुझे ऐसा कोई ब्रिजिंग सिस्टम दे रखा है और उसमें सेम साइड्स पे ग्रुप को लगा दिया है, तब तो हम उसको बोल सकते हैं एरोमेटिक कंपाउंड है, ठीक है। लेकिन अगर उसने कुछ ऐसा ब्रिजिंग करा है जिसमें ब्रिजिंग ग्रुप को डिफरेंट साइड्स पे लगाया है, अपोजिट साइड्स पे, तो उस कंडीशंस में वो एरोमेटिक नहीं होता, वो हो जाता है एंटी एरोमेटिक, क्योंकि बाकी चीज़ें तो फुलफिल कर ही रहा है ना। ओनली ब्रिज का ही प्रॉब्लम है, तो वो नॉन एरोमेटिक नहीं बल्कि एंटी एरोमेटिक में जाएगा अगर उसने ब्रिजिंग दूसरे 2 डिफरेंट साइड्स पे कर रखा है। ब्रिजिंग ऐसा बना के दिया है, बाकी सब कुछ फुलफिल कर रहा है वो, ठीक है, तब फिर वो हो जाएगा क्या, अच्छा अब तो ये नॉन प्लानर हो गया, तब आप इसको क्या बोलोगे, सॉरी एंटी एरोमेटिक नहीं होगा, ये नॉन एरोमेटिक होगा, क्योंकि अब ये नॉन प्लानर हो गया। पहले फिर भी हम इसको एज ए प्लानर्स कंसिडर कर रहे थे क्योंकि ब्रिज सेम साइड्स पे थे, अब ये नॉन प्लानर हो जाएगा और ये जो मॉलिक्यूल बना अब उसको आप बोलोगे नॉन प्लानर है। मतलब आपको ये समझ आ गया कि यार जब हम 14 इलेक्ट्रॉन पाई सिस्टम में जाते हैं या 14 एनिलीन में जाते हैं तो हमको मैक्सिमम केसेस में तो मिलेगा कि वो एरोमेटिक है, लेकिन
एक केस हमें याद रखनी है कि उसे जब साइक्लाइज कर देते हैं तो एक नया बॉन्ड यहाँ फॉर्म हो जाता है, उसे कंसिडर नहीं करनी है। और दूसरा चीज़ हमें याद रखना है कि अगर उसने ब्रिज टाइप का बना दिया है, किसका 14 इलेक्ट्रॉन पाई सिस्टम का ब्रिज टाइप का बना दिया है, तो अपोजिट ब्रिजिंग करने से उसकी प्लेनारिटी खत्म हो जाती है और वो अब नॉन प्लेनर बन जाता है, ना कि प्लेनर। तो नॉन प्लेनर होते ही हम उसको क्या बोलेंगे, नॉन एरोमेटिक। अब ये एरोमेटिक नहीं रहा, ठीक है। अब देख लेते हैं कुछ और कंपाउंड्स, देख लेते हैं कि एरोमेटिक है या नॉन एरोमेटिक। ऐसे अगर क्वेश्चन आ गया है तो एलोट्रोपस की बात करते हैं कार्बन के। तो आपको पता है कार्बन के मेन 3 एलोट्रोपस है। फर्स्ट आ जाता है डायमंड, सेकंड है आपका ग्रेफाइट, थर्ड आपका फुलरेंस। अगर मैं बात करूं कि इनमें बताओ एरोमेटिक कौन सा है, नॉन एरोमेटिक कौन सा है ना। एरोमेटिक इसमें से कौन सा है, नॉन एरोमेटिक कौन सा है बताएं। तो फिर आप अपने से बता सकते हो कैसे। जब हम डायमंड के स्ट्रक्चर देखते हैं तो आपको पता है कि डायमंड का जो स्ट्रक्चर होता है वो कुछ ऐसे फॉर्म होता है ना, कुछ ऐसे। ये कुछ ना ऐसे अटैच्ड होते हैं, लाइक ए टेट्राहाइड्रल स्ट्रक्चर। जब डायमंड की बात करें तो डायमंड जो होते हैं उसमें कार्बन टेट्राहाइड्रल स्ट्रक्चर में होता है प्रेजेंट, और ड्यू टू दिस टेट्राहाइड्रल स्ट्रक्चर इसकी जो हाइब्रिडाइजेशन है वो क्या आ जाता है, हाइब्रिडाइजेशन, इस एक कार्बन के हाइब्रिडाइजेशन ड्यू टू टेट्राहाइड्रल स्ट्रक्चर हो जाता है sp3। तो यहीं से आपको पता चल गया कि यार यहाँ पे जो कार्बन प्रेजेंट होता है वो तो होता है sp3 हाइब्रिडाइज्ड, और sp3 हाइब्रिडाइज्ड आते ही हम इसे क्या बोल सकते हैं, नॉन प्लेनर। नॉन प्लेनर मतलब नॉन एरोमेटिक। तो इतना पता चल गया कि कार्बन का जो डायमंड फॉर्म होता है वो होता है आपका नॉन एरोमेटिक कंपाउंड, ठीक है। आप ग्रेफाइट में चले जाते हैं तो आपने पढ़ रखा है, 11th क्लास में पढ़ रखा है कि ग्रेफाइट जो होते हैं उसमें जो स्ट्रक्चर होते हैं वो एज ए सीड्स एक दूसरे से अटैच अरेंज होते हैं। ये कुछ आपस में ऐसे करके बना के अटैच होते हैं, होता है ऐसा। और यहाँ पे जो कार्बन प्रेजेंट होता है वो एज ए sp2 हाइब्रिडाइज्ड प्रेजेंट होता है। ऐसे सीड्स बना बना के ये अटैच रहेंगे एक दूसरे में, और यहाँ पे जो कार्बन होते हैं वो कैसे होते हैं, एज ए sp2 हाइब्रिडाइज्ड होगा। तो क्योंकि अब मुझे पता चल गया कि इसका sp2 हाइब्रिडाइज्ड होते हैं सारे कार्बन, तो ये तो हो गया प्लेनर। प्लेनर मतलब इसकी जो नेचर होती है एरोमेटिक, ठीक है। आप फुलेरिन भी चले जाओ तो भी इसका जो कार्बन होता है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है, और ये भी नेचर में होता है एरोमेटिक। तो ये तो रहा आपका कुछ और भी कंपाउंड जो एरोमेटिक है या नॉन एरोमेटिक हम जज कर सकते हैं, है ना। अब मैं क्या करती हूँ, थोड़ा सा बता देती हूँ आपको। पैरामैग्नेटिक एंड डायमैग्नेटिक नेचर जो है वो भी अफेक्टेड होते हैं एरोमेटिक एंड नॉन एरोमेटिक जो प्रॉपर्टी है उससे। मतलब हम कैसे बता सकते हैं कि कोई मॉलिक्यूल डायमैग्नेटिक है या पैरामैग्नेटिक है। तो ना यूजिंग एरोमेटिसिटी हम ये भी बता सकते हैं कि कोई मॉलिक्यूल पैरामैग्नेटिक होगा या डायमैग्नेटिक होगा, उसके स्ट्रक्चर भी हम ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक। चलिए अब स्टार्ट करते हैं एप्लीकेशन ऑफ द एरोमेटिक प्रॉपर्टी। अगर आपने निकालना सीख लिया कि कौन सा मॉलिक्यूल एरोमेटिक होगा और कौन सा मॉलिक्यूल एंटी एरोमेटिक होगा, तो वहीं पे आप इन जितने भी रिंग सिस्टम है उनको ये जान लोगे कि कौन सा पैरामैग्नेटिक नेचर का होगा और कौन सा डायमैग्नेटिक नेचर का होगा। मतलब सीधे सीधे हम उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को डील कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ उसकी एरोमेटिसिटी, ठीक है। मैं अभी आपको समझाऊंगी, 2-4 हम अभी फर्स्ट साइकिल बना के देखेंगे, इससे हमें क्लियर हो जाएगा कि जितने भी रिंग एरोमेटिक नेचर के होते हैं या जो 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम वाले रूल को फॉलो करते हैं वे सबके सब डायमैग्नेटिक नेचर के होते हैं, और जितने भी एंटी एरोमेटिक होते हैं जो 4n पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम रूल को फॉलो करेंगे वो सारे पैरामैग्नेटिक नेचर के होते हैं। तो बहुत ही इजी वे में हम निकाल सकते हैं। कभी क्वेश्चन में आ गया 2-4 रिंग सिस्टम दे दिया, बोला कि बताओ इसमें से कौन सा डायमैग्नेटिक है, तो इजी वे में हम उसे निकाल सकते हैं, ठीक है। सेकेंड चीज़, कार्बोकेटायन जो होते हैं उनकी स्टेबिलिटी भी बताई जा सकती है ऑन द बेसिस ऑफ देयर एरोमेटिसिटी। अगर कार्बोकेटायन बनने से रिंग एरोमेटिक हो रहा है तो इज़ वेरी स्टेबल, कार्बोकेटायन ना बनने से रिंग एंटी एरोमेटिक हो जा रहा है तो वो अनस्टेबल हो जाएगा। साथ ही साथ आपने बड़े बड़े जो रिएक्शन होते हैं उनमें भी कभी कभी क्वेश्चन ऐसे आ जाता है कि बताओ इनमें से कौन सा रिंग है जो डेल सेल्डर रिएक्शन शो नहीं करेगा, या ऐसे दे दिया आपको कभी कभी कि बताइए डेल सेल्डर रिएक्शन शो करने का ऑर्डर क्या है इन रिंग्स में, तो हम तुरंत रिएक्शन मैकेनिज्म में चले जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, आप उन रिंग सिस्टम को बहुत अच्छे से देखोगे, आ चुका है क्वेश्चन पेपर में, इसलिए मैं बता रही हूँ आपको। डेल सेल्डर रिएक्शंस को भी चेक करने के लिए अगर हम रिंग सिस्टम को देखें और उसमें एरोमेटाइजेशन निकाल दें तो उससे ही हमें पता चल जाएगा कि कौन सा रिंग जो है वो डेल सेल्डर रिएक्शन के लिए ज़्यादा फेवरेबल है और कौन सा रिंग है जो डेल सेल्डर रिएक्शन शो नहीं करता, ठीक है। तो उसके साथ साथ आपने देख लिया, कंपेयर कर सकते हैं उनके डायपोल मोमेंट्स में। साथ ही क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड अभी मैं आपको पढ़ाऊंगी, उसमें भी इसका यूज़ होता है। आपके रेजोनेंस एनर्जी निकालने में भी यूज़ होता है, पोटेंशियल एनर्जी निकालने में भी यूज़ होता है एरोमेटिसिटी का,
और स्टेबिलिटी जज करने में। साथ ही एसिड्स के टूवर्ड या कौन सा जो रिंग है वो ज़्यादा एसिडिक है, ऐसा भी आता है क्वेश्चन में, है ना। विच रिंग इज़ अ मोर एसिडिक, तो उस एसिडिक नेचर को भी हम डिफाइन कर सकते हैं किसके बेसिस पे, एरोमेटिसिटी के बेसिस पे। ठीक, टूवर्ड्स AgNO3 कौन सा रिंग ज़्यादा जल्दी रिएक्शन करेगा AgNO3 से, उसको भी हम निकाल सकते हैं। तो ये सब जो है वो इसके एप्लीकेशन है। स्टार्ट कर रही हूँ मैं फर्स्ट एप्लीकेशन में जाए तो हम किसी भी रिंग के पैरामैग्नेटिक एंड डायमैग्नेटिक नेचर को बता सकते हैं। अगर मैं बात करूँ, जैसे मैंने ना रिंग ले रखा है, ठीक है, सपोज मैंने ऐसे रिंग ले रखे हैं, एक रिंग है मेरे पास कुछ ऐसा, ये हो गया, और यहाँ पे रख दिया है पॉजिटिव चार्ज, क्लियर है। फर्दर मैंने एक रिंग बनाया ऐसे, और यहाँ पे मैंने लिखा है नेगेटिव चार्ज। फिर से हमने एक रिंग बनाया कुछ ऐसा, और यहाँ पे इस टाइप से। फिर फर्दर आपका एक रिंग बना लिया, ये यहाँ और यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज, क्लियर। और एक बेंजीन ले लेते हैं। अब देखो, अगर मैं फोर्थ साइकिल से जाऊँ तो मुझे पता है कि इसका स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे हम पैरामैग्नेटिज्म निकालने के लिए, है ना, पता है ये चीज़ें कैसे बनाते हैं रिंग। अगर मैं फर्स्ट वाला रूल को फॉलो करूँ तो मैं इसे कैसे बनाऊँगी, अपोजिट कर देते हैं सीधे सीधे से, ऐसे करके ऐसे अपोजिट कर दिया जाता है, एक सर्कल्स के अंदर इसको रख के कर देते हैं ना, सर्कल बनाते हैं और सर्कल में उसको ऐसे अपोजिटली लिख देते हैं। अब यहाँ पे देखा जाता है कि यहाँ पे एक एनर्जी लेवल है उसका, और ये जो है वो 2 सेम एनर्जी के लेवल्स हैं। अब बस इसमें इलेक्ट्रॉन फुलफिल करना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे कितना इलेक्ट्रॉन है, ये कितना है आपका 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम में दोनों इलेक्ट्रॉन यहीं पे आ जाएगा। इससे पता चल गया कि ये कैसा है, डायमैग्नेटिक है ना, डायमैग्नेटिक, समझ आ गया। क्यों डायमैग्नेटिक है, क्योंकि नो हैव एनी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। और पहले से पता है कि ये रिंग कैसा है, एरोमेटिक रिंग है। और मैं पहले ही बोल चुकी थी, आप कंक्लूजन में यही देखोगे कि जो सिस्टम मेरा एरोमेटिक है, जो सिस्टम एरोमेटिक है वो डायमैग्नेटिक नेचर का होता है, एंड जो सिस्टम एंटी एरोमेटिक है, एंटी एरोमेटिक वाले जो सिस्टम है वो होते हैं आपके पैरामैग्नेटिक नेचर के। ओके, अब देखते हैं कहाँ तक वो फुलफिल होता है क्राइटेरिया। फर्दर फर्स्ट डायग्राम बनाए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हुआ ऐसे। अभी देखो ये कितने पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, 4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, मतलब एंटी एरोमेटिक है। 4 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है और ये एंटी एरोमेटिक है, दिख रहा है हमको। लगाना स्टार्ट कर देते हैं। देखिए यहाँ पे तो 2 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, ठीक है। अब जो बचे 2 इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि ये सेम एनर्जी लेवल से, तो एक एक भरना पड़ेगा मुझे, है ना। तो एक एक भरने से पता चला कि यहाँ पे 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हमें मिल रहे हैं। 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मतलब इसकी प्रॉपर्टी कैसा हो गया, पैरामैग्नेटिक। तो यहाँ से पता चल गया कि एंटी एरोमेटिक वाला रिंग पैरामैग्नेटिक होता है। इसको बना लो। इसको बनाने पे भी सेम चीज़ें करना है हमको। एक सर्कल अपना बनाया और उसमें उसको फिट कर लिया, कुछ ऐसा। ऐसा ही तो होता है ना, आप एनर्जी लेवल्स ऐसे ही लिखते हो। इसके लिए एनर्जी लेवल कुछ ऐसा होगा, यहाँ पे एक एनर्जी लेवल्स होंगे, यहाँ पे एक होगा और एक यहाँ पे होगा। फर्दर 4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, मतलब 1 and 2, 1 and 1। ये भी कैसा हो गया आपका, पैरामैग्नेटिक। और आपको पता है ये भी कैसा है, एंटी है, एंटी एरोमेटिक है ना। इसकी बात कर लो, सेम चीज़ें। तो अब मतलब चीज़ें समझ आते जा रही है आपको कि हाँ, अगर हम चीज़ों को देखें तो इतना समझ आता है कि जो साइक्लिक कंपाउंड एरोमेटिक है वो डायमैग्नेटिक नेचर का होगा, और जो एंटी एरोमेटिक है वो पैरामैग्नेटिक नेचर का होगा। ये बना लिया। बनाने के बाद रिंग सिस्टम है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन है इसके पास, भरते जाते हैं। 1 and 2, 3 and 4, 5 and 6 हो गए सारे पेयर्ड हो गए, डायमैग्नेटिक होगा। और ये ऑलरेडी कैसा था, एरोमेटिक था। इससे पता चलता है कि हाँ, जब भी एरोमेटिक होगा तो वो सिस्टम होगा क्या, डायमैग्नेटिक नेचर का। जब भी वो एंटी एरोमेटिक होगा तो वो सिस्टम होगा पैरामैग्नेटिक। इतना चीज़ समझ आ गया। तो ये भी इसको काउंट करने के लिए, इसको जानने के लिए भी हम यूज़ करते हैं एरोमेटिक करैक्टर को या प्रॉपर्टी को, ठीक है। वहीं पे बात करें इसकी कि कैसे हम डायपोल मोमेंट्स को बता सकते हैं या डायपोलैरिटी को बता सकते हैं किसी बॉन्ड की। तो देखते हैं इसको भी। सपोज़ मेरे पास कुछ ऐसा कंपाउंड है जिसमें डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, एक ये कंपाउंड हो गया। एक कंपाउंड कुछ ऐसा है, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, और यहाँ पे मैंने ऐसे लगा रखा है, ठीक है।
और फर्दर एक कंपाउंड कुछ ऐसा है, ऑक्सीजन होगा, और ये कुछ ऐसा। अब तीनों में मुझे पता कर लिया जाए या क्वेश्चन आ जाए कि बताइए इनमें डायपोल कौन से बॉन्ड्स का अच्छा है, मतलब ज़्यादा पोलर बॉन्ड्स कौन सा है ना। आ गए क्वेश्चन में, तो अब देखते जाओ। अगर मैं इसकी पोलैरिटी की बात करूं तो ये इलेक्ट्रॉन जाएगा यहाँ, तो यहाँ पे आएगा पॉजिटिव चार्ज होगा। इसकी अगर पोलैरिटी की बात करें तो इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा, इसमें आएगा पॉजिटिव चार्ज। इसमें भी सेम पोलैरिटी की बात करें तो यहाँ पे आएगा पॉजिटिव चार्ज। अब बस चेक कर लो कौन सा एरोमेटिक बन रहा है, कौन सा कैसा बन रहा है। चेक करने से हमको पता चलता है कि यार इसकी बात करूँ, इस रिंग सिस्टम की बात करूँ तो इस रिंग सिस्टम में मुझे दिख रहा है कि यहाँ कार्बन है, यहाँ कार्बन, यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन। समझ आ रहा है कि ये तो sp3 कार्बन है, ये कार्बन भी sp3 है ना। तो इतना तो पता चल गया कि जैसे ही sp3 आया मतलब ये नॉन प्लेनर सिस्टम है। नॉन प्लेनर है मतलब कि ये जो सिस्टम मेरे पास है अभी वो कैसा है, नॉन एरोमेटिक। यहाँ पे जो सिस्टम बन रहा है वो बन रहा है नॉन एरोमेटिक बन रहा है। यहाँ पे जैसे ही पॉजिटिव चार्ज आया ये हो गए मेरे 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम। यहाँ भी sp2 और ये भी sp2, प्लेनर है, साइक्लिक है, सारा कंडीशन फुलफिल कर रहा है। यहाँ पे जो बन रहा है वो बन रहा है मेरे पास एरोमेटिक कंपाउंड बन रहा है चीज़ें। ये भी साइक्लिक है, दिख रहा है आपको, साइक्लिक है, प्लेनर है, सब कुछ है। बट यहाँ पे आ जाता है आपके 4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम, और 4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम मतलब एंटी एरोमेटिक हो गया ऐसा। अब मैंने पहले ही स्टेबिलिटी आपको बता रखा है। स्टेबिलिटी होती है सबसे ज़्यादा एरोमेटिक की, उसके बाद होता है आपका नॉन एरोमेटिक का, और उसके बाद होता है एंटी एरोमेटिक की। तो यार जितना स्टेबल कार्बोकेटायन बनेगा उतना ही तो मैं बोल सकती हूँ ना बॉन्ड में पोलैरिटी है ना। यहाँ पे बोल सकते हैं कि जो डायपोल मोमेंट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। एक्चुअल में जो डायपोल मोमेंट है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन। और आपको पता चल रहा है कि कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या है। तो इससे मैं बता सकती हूँ कि सबसे ज़्यादा जो डायपोलरिटी आ रही है वो इस वाले बॉन्ड पे आ रहा है। मतलब सेकंड जो है वो उसमें सबसे ज़्यादा डायपोल मोमेंट है, उसके बाद फर्स्ट में होगा और उसके बाद फिर थर्ड में होगा। ऐसे करके हम कंपेयर कर सकते हैं कि कौन सा बॉन्ड जल्दी ब्रेक होने वाला है या किस में ज़्यादा पोलर नेचर है। ठीक है, कौन सा बॉन्ड पोलर नेचर ज़्यादा है या डायपोल मोमेंट कहाँ पे ज़्यादा है। ऐसे रिंग सिस्टम में दे दे तो एज ए आप एरोमेटिसिटी से ही इसे कैलकुलेट कर सकते हैं, है ना। थर्ड इसके एप्लीकेशन में चलते हैं। बॉन्ड रोटेशनल एनर्जी को भी हम ऑन द बेसिस ऑफ एरोमेटिसिटी कंपेयर कर सकते हैं। वो हमारा आपका थर्ड एप्लीकेशन है एरोमेटिसिटी का। सपोज मुझे ना कुछ ऐसा मॉलिक्यूल दे रखा है, ऐसा रिंग सिस्टम दे रखा है जिसमें यहाँ पे एक बार है ऐसा, फर्दर और यहाँ पे दे रखा है उसने, और सपोज कुछ भी ऐसा दे रखा है ऐसे। अब वो पूछ रहे हैं कि बताइए बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, या आप बोल सकते हैं बॉन्ड को रोटेट करने वाली एनर्जी जो है वो किस में ज़्यादा है ना। नंबरिंग कर रखा है उसने 1, 2 एंड 3। अब होगा क्या, ये आपको देखने से समझ आ रहा है कि जैसे थोड़ी देर पहले मैंने डायपोल मोमेंट लगाया था उसके बेसिस पे कंपेयर कराया था, बिल्कुल वैसे ही यहाँ से देखते जाओ आप। स्लाइडली यहाँ पे जाएगा, यहाँ पे बनेगा पॉजिटिव चार्ज, ये यहाँ पे चला गया, यहाँ पे भी बनेगा पॉजिटिव चार्ज, और ये यहाँ से ऐसे मूव किया तो यहाँ पे बनेगा पॉजिटिव चार्ज, बनेगा ऐसा। मुझे इतना समझ आ रहा है कि ये जो ग्रुप है वो बन रहा है एरोमेटिक बन रहा है, मतलब इस बॉन्ड जो है उसमें ज़्यादा पोलर नेचर है। पोलर नेचर ज़्यादा है मतलब ये बॉन्ड वीक हो गया। जितना ज़्यादा पोलर नेचर होता है एक बॉन्ड में वो बॉन्ड उतना ही ज़्यादा वीक हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो ब्रेक होने लगता है। ब्रेक होने से अगर यहाँ पॉजिटिव चार्ज बन रहा है और ये ज़्यादा स्टेबल हो रहा है तो ये तो ईजी ब्रेक हो जाएगा, होगा ईजी ब्रेक। तो मैं बोल सकती हूँ कि ये बहुत ज़्यादा एरोमेटिक नेचर का हो गया है। ये हो गया है मेरा एंटी एरोमेटिक नेचर का, जैसे देखने से समझ आ रहा है, और ये हो गया है मेरा नॉन एरोमेटिक नेचर का हो गया है। तो कोई भी मॉलिक्यूल ना इस फॉर्म में आने में और इस फॉर्म में आने की ट्राई नहीं करेगा, लेकिन वो इस फॉर्म में बहुत जल्दी आ जाएगा। इस फॉर्म में आ जाएगा तो यहाँ पे डबल बॉन्ड करेक्टर डिक्रीज हो रहा है, सिंगल बॉन्ड आ रहा है, तो रोटेशन एनर्जी बैरियर जो है वो इसके लिए कम होगा ना ऐसा। जितना ज़्यादा बॉन्ड होगा उतना ही ज़्यादा मॉलिक्यूल को रोटेट करने में मेहनत करना पड़ेगा होगा। लेकिन जैसे ही बॉन्ड वीक हो रहा है या जैसे ही वो सिंगल बॉन्ड्स फॉर्म कर रहा है स्लाइटली, वो अपना एरोमेटाइजेशन के कारण, क्योंकि रिंग में एरोमेटिक नेचर आ रहा है, वो अपना एक बॉन्ड ब्रेक कर रहा है, तो उस कंडीशन में हम इजी उसे रोटेट कर सकते हैं। ठीक है,
तो यहाँ पे अगर मैं कंपेयर करूँ इन 3 में, तो मैं बोल सकती हूँ कि सबसे ज़्यादा जो रोटेशनल एनर्जी होगा वो होगा 3 में, उसके बाद फर्स्ट में होगा, और उसके बाद सेकंड में सबसे कम रोटेशनल एनर्जी हमको मिलेगी, लगेगा बॉन्ड रोटेशनल एनर्जी। इतना चीज़ें समझ आ गया। अब आप देख लो किसकी रिएक्टिविटी टूवर्ड्स AgNO3। पहले तो AgNO3 है क्या और कैसे रिएक्ट करता है। सिंपल शब्दों में अगर देखें तो क्या होता है, जैसे मेरे पास Rx है, इससे रिएक्शन कर लिया AgNO3। तो जब ये AgNO3 रिएक्शन करता है ना, तो ये क्या करता है, यहाँ का जो Ag होता है, Ag वो इस X के साथ रिएक्शन करता है और PPT प्रोवाइड करता है। कोई भी ना वाइट PPT, येलो PPT वो देता है अपने हिसाब से। ब्रोमीन यूज़ किया है तो फिर AgBr बनेगा, क्लोरीन यूज़ किया तो AgCl बनेगा। और इसके साथ साथ ये देखता है वेरी स्ट्रॉन्ग कार्बोकेटायन। मतलब सीधे से समझ लो कि जब कभी स्ट्रॉन्ग कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन होगा, जब कभी स्ट्रॉन्ग कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन होगा तभी AgNO3 के साथ रिएक्शन हो सकता है। मतलब सीधे शब्दों में हम ऐसे लिख सकते हैं कि जो AgNO3 है उसकी जो रिएक्टिविटी है ना, इसकी जो रिएक्टिविटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन। और कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एरोमेटिसिटी से, है ना। जितना ज़्यादा एरोमेटिक रिंग फॉर्म होता है उतना ही ज़्यादा स्टेबल हमारा कार्बोकेटायन होता है। इसको भी थोड़ा कंपैरिजन करके देख लो कि कैसे होगा, कौन सा रिएक्शन देगा, कौन सा कम देगा, कौन सा ज़्यादा देगा। सपोज़ मैंने क्या किया है, बस मैंने एक लिख रखा है, सेम चीज़ें ये लिखा है मैंने, और इसके ऊपर मैंने X लगा रखा है, ठीक है। एक तो ये हो गया। सेकेंड में मैंने क्या रखा है, ऐसे किया और इसके ऊपर कोई X ग्रुप लगा रखा है, ये कार्बन है ना। फर्दर यहाँ से कोई X ग्रुप है और कुछ ऐसा, ठीक है। और फिर ऐसा है हमारे पास ग्रुप, और यहाँ पे कोई Cl ग्रुप लगा रखा है। सब में Cl लगा लेते हैं। अब क्या करते हैं, AgNO3 के साथ रिएक्शन कराते हैं, ठीक है। अगर मैं इसके AgNO3 के साथ रिएक्शन कराऊँ, AgNO3 के साथ रिएक्शन कराऊँ, तो मुझे समझ आता है कि AgNO3 से ACl नहीं बनेगा, AgCl नहीं बनने वाला, क्योंकि जो यहाँ पे रिंग बनेगा वो तो नॉन एरोमेटिक हो जाएगा, कोई स्टेबल नहीं है, स्टेबल कार्बोकेटायन नहीं बन रहा। यहाँ पे जो कार्बोकेटायन बन रहा है वो ज़्यादा स्टेबल नहीं है, और क्योंकि स्टेबल नहीं है इसलिए हम बोल सकते हैं नो एनी PPT। यहाँ पे कोई भी हमको PPTs नहीं मिलेगा, ठीक है। कोई प्रेसिपिटेशन हमको यहाँ पे नहीं मिलने वाला। इसकी बात करते हैं, इससे जब रिएक्शन करेगा AgNO3, तो AgNO3 रिएक्शन करेगा, हाँ बिल्कुल कर सकता है यहाँ, और AgCl बनाएगा। क्यों? क्योंकि जब वो AgCl बनाएगा तो यहाँ जो रिंग बनने वाला है वो रिंग बनने वाला है एरोमेटिक, और एरोमेटिक रिंग इज़ अ वेरी स्टेबल रिंग भी बनने वाला है, इसलिए ये प्रेसिपिटेट देगा और इसका हमको मिलता है प्रेसिपिटेशन, ये रिएक्शन होती है। सेम वैसे ही इसके साथ AgNO3 की बात करें तो ये कोई रिएक्शन नहीं देगा क्योंकि एंटी एरोमेटिक बनने वाला है, तो बोल सकते हैं नो प्रेसिपिटेशन इज़ ऑब्जर्व, ठीक है। इसके केसेस में फर्दर AgNO3 से रिएक्शन करेंगे तो रिएक्शन देगा, क्योंकि यहाँ भी स्टेबल कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन होने वाला है। टूवर्ड्स AgNO3 की रिएक्टिविटी भी हम एरोमेटिसिटी से फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। एसिडिक स्ट्रेंथ की बात करते हैं। अब किसको एसिड बोलते हो? वो सारे मॉलिक्यूल्स जो ईजिली H+ आयन दे दे, है ना। वो सारे रिंग सिस्टम या मॉलिक्यूल या कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड जो ईजिली H+ डोनेट करता है उसे ही आप क्या बोलते हो? एसिडिक बोलते हो। अब एसिडिक स्ट्रेंथ की बात करें तो ऑब्वियस H+ डोनेट किया तो बनेगा क्या? कार्ब एनायन। तो मैं ये कह सकती हूँ कि जो एसिडिक नेचर होता है, एसिडिटी जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कार्ब एनायन की स्टेबिलिटी के। अब जितना ज़्यादा कार्ब एनायन स्टेबल होगा उतना ही ज़्यादा अच्छा वो क्या करेगा, जितना ज़्यादा कार्ब एनायन स्टेबल होगा उतना ही ज़्यादा अच्छा वो एसिडिक नेचर का होगा। सेम कुछ एग्जांपल लेते हैं हम। सपोज़ मेरे पास ना कुछ ऐसा रिंग है और यहाँ से एक हाइड्रोजन है। फर्दर मेरे पास कोई ऐसा रिंग है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन हो गया, है ना। और एक सिंपल सा ऐसा है कुछ जहाँ पे हाइड्रोजन है। अब आपसे पूछ लिया जाता है कि बताइए चारों के एसिडिक नेचर कैसा होगा। तो कुछ नहीं करनी है आपको, यहाँ से आपने H+ हटाया, इधर निकल आ गया नेगेटिव चार्ज,
यहाँ से आपने H प्लस रिमूव किया, यहाँ पे आगे नेगेटिव चार्ज, H प्लस रिमूव किया नेगेटिव चार्ज, H प्लस रिमूव किया नेगेटिव चार्ज। ये हो गया मेरा फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड ये फोर्थ हो गया चीज़ें। अब आप मुझे बताइए, मैं जस्ट 5 मिनट्स आपको टाइम देती हूँ, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि क्या होने वाला है, किसकी एसिडिटी कैसे होगी। करो कंपेयर। यहाँ पे बात करें तो सबसे पहले तो आपने सिंपली देख लिया होगा, मैंने पहले ही बोल दिया है कि कार्बोकेटायन जितना ज़्यादा स्टेबल होगा उतने ही अच्छा हमारा क्या बनने वाला है। जितना ज़्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन है उतने ही अच्छा हमारा एसिडिक कैरेक्टर होगा। तो कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी देखते जाते हैं। यहाँ की बात करूँ तो ये तो हो गया एंटी एरोमेटिक, हो गया ना एंटी एरोमेटिक। इसकी बात करें तो हाँ ये बन गया है एरोमेटिक। बार बार नहीं समझाऊंगी, आपको पता चलना चाहिए तुरंत देखते ही कि यार एरोमेटिक है ना। 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है। इसकी बात करें तो ये भी कैसा है, अभी एंटी एरोमेटिक है। और बात इसकी करें तो ये भी कैसा है, ये है आपका नॉन एरोमेटिक। हो गया इतनी चीज़ें। अब देख लो स्टेबल कौन सा है ज़्यादा, सीधे सीधे मुझे पता चल रहा है यार 2 इज़ अ मोर स्टेबल, उसके बाद 4th है स्टेबल। अब मुझे इन दोनों में सोचना पड़ेगा कि दोनों में ज़्यादा स्टेबल कौन सा है ना। तो आप इतना याद रखो कि जैसे जैसे रिंग साइज़ होते जाती है, बढ़ते जाती है, जैसे जैसे रिंग की साइज़ बढ़ती जाती है नॉन प्लेनारिटी बढ़ती जाती है। ठीक है, रिंग साइज़ बढ़ने से नॉन प्लेनारिटी बढ़ रही है, नॉन प्लेनारिटी बढ़ रही है मतलब वो नॉन एरोमेटिक साइड जा रहा है ना। और आपको पता है एंटी एरोमेटिक से तो ज़्यादा स्टेबल होता है ना नॉन एरोमेटिक, तभी तो मैंने इसको पहले रखा है। समझ आ रहा है चीज़ें आपको। मैं आपको बोल रही हूँ यहाँ लिख लिए रहो कि साइज़ जो होता है जैसे जैसे साइज़ बढ़ता है वैसे वैसे वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नॉन प्लेनारिटी के, तभी तो 8 मेंबर रिंग जो है वो नॉन प्लानर होता है ना। तो यहाँ पे देखो ये और ये, इन दोनों में साइज़ किसका बड़ा है, इसका। तो ये स्लाइटली कैसा होगा, नॉन प्लानर होगा। तो इससे तो ज़्यादा स्टेबल है, नॉन प्लानर ज़्यादा स्टेबल होता है। तो यहाँ पे आ जाएगा 3rd नंबर और ये आ जाएगा आपका 1st नंबर। तो ये है आपका स्टेबिलिटी ऑर्डर, स्टेबिलिटी ऑफ द कार्बोकेटायन। और कार्बोकेटायन की अगर स्टेबिलिटी यही है तो एसिडिक नेचर भी यही होगा। तो एसिडिटी का वो क्या हो जाएगा, 4th में आएगा, फिर 3 में आएगा, फिर 1 में आएगा। ये होगा हमारा आंसर। तो ये एक अच्छा हो गया, एक अच्छे एग्जाम्पल से हमने समझ लिया। 2 चीज़ें समझ आ गई इसमें कि अगर मुझे बार बार सेम चीज़ें बने तो देखनी है रिंग साइज़ को। रिंग साइज़ में मुझे समझ आता है कि जैसे जैसे साइज़ बढ़ता है वैसे वैसे नॉन प्लेनारिटी कैरेक्टर बढ़ता है। और क्योंकि नॉन प्लेनारिटी जो होती है वो एंटी एरोमेटिक से तो ज़्यादा ही स्टेबल है। नॉन एरोमेटिक कंपाउंड इज़ अ मोर स्टेबल देन एंटी एरोमेटिक कंपाउंड। तो कहीं ना कहीं ये ज़्यादा स्टेबल है और ये ज़्यादा स्टेबल है, मतलब ये ज़्यादा स्टेबल है। तो यहाँ पे एसिडिक नेचर की बात करें तो यही होगा आपका एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर। समझ आ गया होगा। कोई भी डाउट्स है कमेंट बॉक्स में डालना, मैं उसे और क्लियर कर दूँगी। ठीक है, अब बात करते हैं थोड़ी सी डेल्स-एल्डर रिएक्शन। डेल्स-एल्डर रिएक्शन जो होता है उसमें आप बस एक ही चीज़ को याद रखो कि हमारा जो एरोमेटिसिटी होती है, एरोमेटिसिटी मतलब एरोमेटिक कैरेक्टर जो होता है, सिटी नहीं बोल सकते इसको, एरोमेटिक कैरेक्टर जो होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है डेल्स-एल्डर रिएक्शंस के। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है डेल्स-एल्डर रिएक्शंस के। समझ आ रहा है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है डेल्स-एल्डर रिएक्शन के। मतलब अगर आपको 2 ग्रुप दे दिया जाए, जैसे कि आपको उसने दे रखा है कुछ ऐसा दे रखा है एक बार, और एक बार वो ऐसा दे रखा है, और आपसे पूछ रहा है, एक बार तो उसने ऐसा दे रखा है और एक बार ऐसा दे रखा है। ठीक है, और फिर वो आपसे क्वेश्चन कर रहा है कि बताइए दोनों में ज़्यादा अच्छा डेल्स-एल्डर रिएक्शन किसके साथ होगा। तो आपने थोड़ा समझ आ रहा है कि यार ये यहाँ से यहाँ जाएगा तो यहाँ पे आ रहा है मेरा पॉजिटिव चार्ज, और ये यहाँ से यहाँ जा रहा है तो यहाँ पे तो आ रहा है मेरा नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज। तो इससे पता चलता है कि ये बन रहा है एरोमेटिक और ये बन रहा है एंटी एरोमेटिक। अब मैंने पहले थोड़ी देर कहा
कि जितना ज़्यादा एरोमेटिक होता है उतना ही कम डायल्स-एल्डर रिएक्शन के लिए फेवरेबल होगा वो। तो इससे मुझे पता चलता है कि जो डायल्स-एल्डर रिएक्शन है वो इसमें ज़्यादा अच्छा होगा कंपेयर टू दिस, है ना। यही रीज़न है कि डायल्स-एल्डर रिएक्शन में ये जो होते हैं ये ईजिली डाइमराइज हो जाते हैं क्योंकि ये एंटी एरोमेटिक कैरेक्टर के होते हैं, और डायल्स-एल्डर रिएक्शन में ये ईजिली डाइमराइज हो जाते हैं, ये यहाँ पे और यहाँ पे जा कर के डाइमराइज हो कर के कुछ ऐसे ही उसका फॉर्मेशन करते हैं, ऐसे कंपाउंड्स का। तो इतनी चीज़ें समझ आ गया, एरोमेटिक जो होते हैं कैरेक्टर उसको यूज़ करके हम बता सकते हैं कि क्या होने वाला है ना। एक दो चीज़ें और है जिसको हम फाइंड आउट कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एरोमेटिसिटी, तो वो भी आप यहीं पे समझ लो छोटा सा। अगर मैं 7th एप्लीकेशंस की बात करूँ तो किधर मूव करेगा, चार्ज कहाँ पे मूव करेगा वो भी हम थोड़ा सा बता सकते हैं, ठीक है। ये 7th एप्लीकेशन है। जैसे ना सपोज़ आपको कुछ ग्रुप दे रखा है, लाइक ऐसे आपको दे रखा है एक बार, इसको बोलते हैं क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड, जिसमें हमें पता नहीं होता कि क्या होने वाला है। कुछ ऐसा दे रखा है उसने, एक ऐसा हो गया, और आपका ठीक है एक ऐसा दे रखा है उसने, और एक बार कुछ ऐसा दे रखा है। ऐसे अब अगर वो क्वेश्चन करता है आपसे कि बताइए इस जो उसमें है उसमें मैं चार्ज को किधर मूव करूं, कहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा, अगर इस बॉन्ड को ब्रेक करें तो किधर नेगेटिव चार्ज आएगा और किधर पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो बस आप एरोमेटिक कैरेक्टर को देखना, आप उस बॉन्ड को ऐसे ब्रेक करना कि बॉन्ड ब्रेक होने के बाद दोनों रिंग में क्या आ जाए, एरोमेटिक कैरेक्टर आ जाए। कोई भी रिंग एंटी एरोमेटिक में ना जाए या फिर दोनों ही रिंग एंटी एरोमेटिक में ना जाए, ठीक है। तो वैसे बॉन्ड को हम ब्रेक करके बता सकते हैं कि किधर नेगेटिव आएगा और किधर पॉजिटिव। सोच के देखो, सपोज मैंने इस बॉन्ड को ब्रेक किया है ना, इस बॉन्ड को ब्रेक किया, और इस बॉन्ड को ब्रेक करने के बाद मैंने यहाँ पॉजिटिव लगाया और यहाँ नेगेटिव लगाया, तो मुझे इतना चीज़ें समझ आ गया कि यार इधर पॉजिटिव और इधर नेगेटिव लगाने से क्या हुआ, ये रिंग भी एरोमेटिक हो गया, ये रिंग भी कैसा बन गया, एरोमेटिक बन गया, और ये ओवरऑल रिंग भी कैसा बन गया, एरोमेटिक बन गया। तो इससे ना मुझे इतना पता चलता है कि कोई भी अगर मुझे रिएक्शन करानी है और वहाँ पे कोई न्यूक्लियोफाइल आ रहा है, सपोज़ मुझे कोई रिएक्शन करानी है और वहाँ न्यूक्लियोफाइल आ रहा है, तो ये न्यूक्लियोफाइल कहाँ जाके अटैक मारेगा इस डबल बॉन्ड में। इतना चीज़ें भी आप लगा सकते हो ब्रेन में एरोमेटिसिटी कैरेक्टर का यूज़ करके, है ना। अब देखो न्यूक्लियोफाइल आया, अब सपोज़ मैंने उस न्यूक्लियोफाइल को अटैक करा दिया अलग तरीके से, कैसे अलग तरीके से वो करा दिया मैंने। अब ये न्यूक्लियोफाइल आया, यहाँ पे था मेरे पास डबल बॉन्ड, है ना। सोचो, सीखो इसको। जैसे ये मेरे पास डबल बॉन्ड, अब ये न्यूक्लियोफाइल आया, अब मुझे पता नहीं है कुछ भी, तो मैं क्या करी, इस न्यूक्लियोफाइल का अटैक ना यहाँ करा दी, चलो यहाँ अटैक करा दिया। अगर न्यूक्लियोफाइल का अटैक मैंने यहाँ कराया तो ये इलेक्ट्रॉन चला जाएगा कहाँ, यहाँ पे। इस इलेक्ट्रॉन के यहाँ जाते ही ये जो रिंग है वो कैसा हो गया, एंटी एरोमेटिक, इज़ अ वेरी अनस्टेबल, एंटी एरोमेटिक। अब बताओ, एंटी एरोमेटिक बना दिया मैंने, और ओवरऑल देखा जाए तो इसमें पॉजिटिव चार्ज आ गया है, तो ये भी एंटी एरोमेटिक। अब क्योंकि मैंने इन दोनों रिंग को एंटी एरोमेटिक कर दिया, तो जो मेरे पास बन रहा है इंटरमीडिएट जो भी बन रहा है वो क्या हो गया, वेरी अनस्टेबल। कैसे बनेगा, तो ये चीज़ें हम तुरंत ही ब्रेन में लगा सकते हैं कि यार इस न्यूक्लियोफाइल को किधर अटैक कराना है। तब आप लगा सकते हो जब आपको एरोमेटिसिटी आती है, या जब आपने समझ आता है कि ये बॉन्ड को ब्रेक करने से अगर मैं पॉजिटिव चार्ज को इधर लाऊं और नेगेटिव चार्ज को इधर लाऊं तो ही मेरे पास बनेगा दोनों रिंग एरोमेटिक, है ना। इसमें भी देख लेते हैं, यहाँ पे ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा है, एक रिंग नॉन एरोमेटिक बनने वाला है, तो ठीक है, दूसरे को एटलीस्ट एरोमेटिक बना ले। तो यहाँ पे जब इस बॉन्ड को आप ब्रेक करोगे तो इधर करोगे पॉजिटिव चार्ज को और इधर करोगे नेगेटिव चार्ज को। जैसे ही मैंने इधर पॉजिटिव चार्ज को किया, इधर नेगेटिव चार्ज को किया, ये बन गया एरोमेटिक रिंग, और ये मेरा बन गया नॉन एरोमेटिक रिंग। तो दोनों स्टेबल होते हैं, है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं जिसमें हम ये सब एप्लीकेशन है किसका, एरोमेटिसिटी का। तो एरोमेटिसिटी पढ़ना बहुत ज़रूरी है, इसके बेसिस पे और भी बहुत सारे रिएक्शंस है वो हम कर सकते हैं।